गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। राइजिंग पाकिस्तान में आपको कहेंगे खुश आमदीद। मेरे साथ हैं मोहम्मद शुएब, मेरे साथ है सबीन फारूक। गुड मॉर्निंग। यूं तो आज सुबह जब खिड़की खोली तो मौसम बहुत ही मुख्तलिफ था। पिछले 2-3 रोज से जो आपके पेश दिल गोई का थी, मौसम मुख्तलिफ था या आपकी खिड़की के बाहर का मौसम मुख्तलिफ था? दिल अब के ये थोड़ा मौसम सा के लिए मुझे खिड़की का खोलना ज़रूरी नहीं था, लेकिन बहरहाल ओके। उसका इम्पैक्ट मेरे दिल पे होता ज़रूर है। नहीं, मैं वैसे मेरे ऊपर बहुत इम्पैक्ट होता है खिड़की खोलने के बाद। इट्स बिकॉज हाँ, जो मौसम होता है वो मेरे मूड पे डायरेक्टली उसका इम्पैक्ट होता है, मेरे मूड बहुत पे भी होता ज्यादा। है। लेकिन अगर मौसम अच्छा हो और जो आप करना चाह रहे हैं, अगर आप वॉक करना चाह रहे हैं, अगर आप ट्रेल पे जाना चाह रहे हैं, अगर आप कुछ देर को बस वैसे ही खिड़की से बाहर देखना चाह रहे हैं और नहीं देख पा रहे, दैट मीन्स कि फिर दिल का मौसम तो ख़राब हो जाएगा। आपको जो काम करना है वो करने जाएंगे। बहरहाल अल्लाह करे जो अब बारिशों का ये स्पेल है, ये बहुत रहमतों भरा स्पेल हो, अल्लाह सबको महफूज रखे। आमीन। आज प्रोग्राम के आगाज़ में हमें बात करनी है, जो हम बात करते हैं ना गुर्बत के ख़ात्मे की, पॉवर्टी एलिवेशन की हम बात करते हैं। जो भी कॉम्प्रोमाइज़ या फॉर दैट मैटर मार्जिनलाइज कम्युनिटी की बात हम कर लें, जो बहुत ज़्यादा ऑलरेडी डिस्टर्ब होते हैं, या अगर हम सिर्फ ऐसे अफराद की बात करें, ऐसी फैमिलीज़ की बात करें जिनको खासे मसाइल का सामना होता है फाइनेंशियली। अब ऐसे में सबसे ज़्यादा डिस्टर्ब, यूँ तो हर चीज़ डिस्टर्ब होती है, लेकिन फॉर मी एजुकेशन इज़ समथिंग जो कि बहुत डिस्टर्ब होती है। बच्चों के हवाले से हम देखते हैं कि बच्चे तालीम हासिल नहीं कर पा रहे होते उस तरीके से। बिलखुसूस हम देखते हैं कि जो बच्चियां हैं वो तालीम उस तरह से हासिल नहीं कर पा रही होती। सो तालीम के मैदान में जिस तरह से हम वज़ाइफ की बात करते हैं, जिस तरह से हम उनको सपोर्ट करने की बात करते हैं, ऐसे में बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की आज हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि जो तालीमी वज़ाइफ उन्होंने बच्चियों के लिए मख्तस किया और बच्चियों को दिए, उसका कितना इम्पैक्ट आया। तो सभी 4 दिन पहले जो रिजल्ट आया मुल्तान का, हम वो सब डिस्कस भी कर रहे थे कि हाँ। वहाँ पर जो बच्ची ने टॉप किया है, उस बच्ची के आए हैं 1164 मार्क्स आउट ऑफ 1200। माशाल्लाह से टॉप किया माशाल्लाह। मुल्तान बोर्ड में। और ये उस फैमिली से जिसको बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का ताउन भी हासिल था, इसको तालीमी वज़ाइफ दिए जा रहे थे। और फिर जो थर्ड पोजीशन है वो है मोमिना फातिमा की। फर्स्ट है मरियम बीबी की एंड थर्ड इज़ मोमिना फातिमा, जिनके आए हैं 1139 नंबर। और ये भी वो बच्ची जिनके जबरदस्त, ख़ानदान को सपोर्ट किया जा रहा था तालीमी वज़ाइफ के थ्रू। क्या बात है। और देखिए ये बुरी बात है ना, हम कहते हैं ना कि बस थोड़ी सी सपोर्ट की ज़रूरत होती है। सपोर्ट क्या, जो उनका हक है उनको दिया जाए हर तरीके से। ये वज़ाइफ भी इन बच्चियों का हक है जो इनको मिल रहा है। लेकिन ये बड़ी अच्छी बात है कि हक मिल तो रहा है और एट द सेम टाइम ये बच्चियाँ प्रूव भी कर रही हैं कि अगर हम पे इन्वेस्ट किया जा रहा है तो हमें टैलेंट भी है जो कि निखर के सामने आएगा। तो ये बड़ी पॉजिटिव सी चीज़ हमारे सामने आती है कि जब आपको नज़र आता है कि टैलेंट है हमारी बच्चियों में, आप राइट जो कैंडिडेट्स हैं उनका इंतखाब करते हैं ताकि सही जगह पर पैसा लग रहा हो और उनका हक उनको दिया जाता है। और उसके बाद वो बच्चियां आगे एक्सेल कर रही होती हैं और हमारी बच्चियां वैसे ही जब आगे जाती हैं तो हमें वैसी बड़ी खुशी होती है। मैनी कंग्रेचुलेशंस और बाकी मैनेजमेंट को भी और एट द सेम टाइम इन लड़कियों को भी और इनके घर वालों को। एब्सोल्युटली। कल इत्तेफाक हुआ सबीन के बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम चूँकि विजिट था, सेनेटर साहिबा जो चेयरपर्सन भी हैं रुबीना खालिद साहिबा बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की, वो शी वाज़ वेरी हैप्पी। और उनसे डिस्कस हुआ तो उन्होंने बताया कि एक और प्रोग्राम अब स्टार्ट किया जा रहा है इन पाकिस्तान, बहुत जल्दी इसको रोल आउट किया जाएगा। दैट इज़ स्किल बेस्ड प्रोग्राम। अब बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के थ्रू जितने भी हुनर हैं उस पर काम किया जा रहा है, जो कि पाकिस्तान या इंटरनेशनल रिक्वायरमेंट है उसकी, ताकि पाकिस्तान का जो ह्यूमन रिसोर्स है उसको हम बेहतर तौर पर प्लेस करवा सके जहां पर उनको फिर अच्छी आमदनी मिले। क्योंकि अक्सर इस पर क्रिटिसिज्म होता है इस प्रोग्राम के कि आपका एग्जिट प्लान क्या है। अक्सर ये बात होती है कि आप तो लोगों को भिखारी बना रहे हैं। इस पर उन्होंने कहा भी कि देखिए ये इनकम सपोर्ट प्रोग्राम है, इसमें हम एक सपोर्ट दे रहे होते हैं जब जहाँ पे लो इनकम क्लास होती है, प्लस अब स्किल के थ्रू उनको ट्रेन किया जाना कि वो स्किल अपना हासिल करने के बाद जो भी रिक्वायर्ड स्किल है मार्केट की, जो जॉब रिक्वायरमेंट हो सकती है, उसके बाद वो अपना रोजगार कमा सकेंगे। ममालिक में भी ऐसे ही होता है कि सपोर्ट दी जा रही होती है और वहाँ पर जब दी जा रही होती है तो हम बड़े अप्रिशिएट कर रहे हो तो देखिए जी फलाने मुल्क में तो वो सपोर्ट दी जा रही होती है, उन लोगों को कुछ करना नहीं होता, डिजर्विंग जो हैं उनको पैसे मिल रहे होते हैं, सपोर्ट मिल रही होती है। पर अपने मुल्क में जब ऐसा कुछ हो रहा होता है तो हम क्रिटिसिज्म की तरफ पहले जा रहे होते हैं कि जी क्रिटिसाइज कर लिया जाए, किसी ना किसी तरह से कोई नेगेटिव पहलू उसका उठा लिया जाए और उस पर डिस्कशन शुरू कर दी जाए और जो मेन उसका एसेंस है उसको कहीं ना कहीं किल कर दिया जाता है, उस पर बात नहीं की जा रही होती कि उससे फ़वाइद कितने हो रहे हैं। तो ये बड़ी पॉजिटिव सी चीज़ है जो कि हमारे सामने आई है। तो हमने सोचा कि आज आप लोगों से भी साथ साथ ज़रूर शेयर करें सो दैट आप लोगों तक मालूमात जो है वो पहुंच सके कि हुकूमत किस हद तक क्या चीज़ें आप लोगों के लिए लेकर आ रही है। एब्सोल्युटली। ब्रेक की तरफ बढ़ना है, हमें ब्रेक से वापस आएंगे तो आज भी बड़े इंपॉर्टेंट मौजूद है जिसमें हमें करनी है बात। कुछ एक मौसम का जो इम्पैक्ट हम सब पे हो रहा है, बिलखुसूस छोटे छोटे बच्चों पे हो रहा है। इससे पहले सेगमेंट का आगाज करेंगे। स्टे विद अस, दिस इज राइजिंग पाकिस्तान।
रात गए। पुरानी किताब के बोसीदा कागज़ की मखसूस खुशबू यादों के दरीचों से झांकती आपकी और हमारी मोहब्बत की दास्तानें। साज की लय में लिपटे महकते गीत। रातें भीगी हों, उदास हों या जवान हों, कॉफ़ी की महक हो या चाय की प्याली से उठता ख्यालात का धुआं। बात कुछ भी हो, हम आपको यहीं मिलेंगे इस तिलिस्म होशरुबा में रात गए। बाबा और उसके खिलाफ अगर आइंदा कोई जाल बिछाने की कोशिश की तो तुम्हारा वो हशर करूंगा कि तुम मुझसे जिंदगी की भीख मांगोगे। हम दोनों भाई इन खंजरों की धार की तरह तेज हो गए हैं, दुश्मन को आसानी से काट सकते हैं। अब लड़ाई नागुज़ीर है। आज तो बड़े खुश हो, बड़े अच्छे कपड़े पहने हुए हैं यार। ये जो सूट मैंने जिससे सिलाया ना वो लेडीज दर्जी था। जो परफॉर्मेंस उस्ताद करा सकता है वो आपको कंप्यूटर नहीं करा सकता। आप हीरो क्यों नहीं आए? मैं हीरो तो थोड़ा जा घट सोना, हाँ तो कॉमेडियन तो थोड़ा ज्यादा सोना। जब आप किसी किरदार में जाएं तो फिर आप अपनी नफी कर दें और फिर उस किरदार में रहें। पाँव में बहुत दर्द हो रहा है। पाँव में दर्द हो रहा है तो किसी डॉक्टर को क्यों नहीं चेक करवाया? जिन्हें मुंह ने उन्नियां नसीतां वखो वख लै, 6वीं फेल कहंदा मेरी मन साइंस रख लै। ये तो नई जगह है, बैठे हैं हम जहां। वेलकम बैक। जी पाकिस्तान में आपको कहेंगे खुश आमदीद। बदलता मौसम अपने साथ बहुत सारी बदलती हुई बीमारियां भी लेके आ रहे होते हैं और ऐसे से वायरस सामने आ रहे होते हैं। हर साल की हम बात करें, मौसम जैसे ही बदलता है कोई ना कोई वायरस आ जाता है और सब परेशान हो रहे होते हैं। अच्छा, बच्चों को होता है तो वो बड़ों को लग जाता है, बड़ों को होता है तो बच्चों को लग जाता है और ऑब्वियसली फिर कौन किसका ख्याल रखे समझ नहीं आ रही होती है, पूरा घर जो है वो डिस्टर्ब हो जाता है। तो ऐसे में आज हम ज़रा डिस्कस करने की कोशिश करेंगे कि ये जो बदलता हुआ मौसम है, जो बरसात का मौसम है, मानसून है, इसमें कौन कौन सी बीमारियां हैं जो भी एक्टिव हैं, किस तरह से हम ख्याल रख सकते हैं, स्पेशली बच्चों के हवाले से। ये है कि चलें स्कूल से तो छुट्टियां हैं कि उस तरह से बच्चे वायरस घर तो नहीं लेके आ रहे, लेकिन ऑब्वियसली बाकी मसरूफियात तो बच्चों की अपनी जगह पे हैं, खेल कूद एंड एवरीथिंग। एंड इसके अलावा भी वैसे भी मौसम का जो असर होता है वो कितना बुरा है आजकल बच्चों के हवाले से बात करने की कोशिश में हमारे साथ मौजूद हैं चाइल्ड स्पेशलिस्ट हैं राजा इमरान साहब, डॉक्टर राजा इमरान साहब। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम जी, थैंक यू वेरी मच। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। डॉक्टर साहब, क्या पिछले साल भी जब हम देख रहे होते हैं वायरस, कुछ एक हमें कोविड का ही नाम आ गया था, बाकी तो वायरसेस इतने हम बस ये कहते थे जी वायरल इन्फेक्शन है। सो क्या बदलते मौसम के साथ बदलते हुए वायरसेस भी हैं अभी इस मौसम में इस साल? जो वायरसेस हैं वो तकरीबन स्ट्रेन तो चेंज होती रहती हैं, लेकिन ऑलमोस्ट जो सीजनल स्ट्रेन हैं वो सेम ही रहती हैं। अच्छा, आजकल जैसे बरसात का मौसम है, बारिशें बहुत ज़्यादा हैं, तो ज़्यादा आपको आजकल स्किन के प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा बच्चों में नजर आते हैं। जल्दी जो बीमारी वायरल इश्यूज ज्यादा नजर आ रहे हैं या कि बैक्टीरियल नहीं वायरल हमेशा बच्चों में हमेशा याद रखें कि वायरल ज़्यादा होते हैं। ओके, बच्चों में बैक्टीरियल इलनेसेस को लेस देन 10% होती हैं। अच्छा, ज़्यादा वायरल हो रहा होता है। 90% दे आर ऑलमोस्ट वायरल। 90% वायरल इन्फेक्शंस हैं और हम दे 90% एंटीबायोटिक्स रहे हैं। हाँ, ये डायलेमा है अनफॉर्चुनेटली। इसीलिए देखें कि पाकिस्तान इज़ वन ऑफ द कंट्री की जहाँ पे एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा है। बहुत जस्ट बिकॉज कि इट्स नॉट रिक्वायर्ड हम बच्चों को दे रहे हैं। चूंकि मानसून में सर एक चीज़ ये होती है कि पानी
से जो बीमारियां फैलती हैं वो बहुत ज़्यादा हो जाती हैं, बड़ों में भी बच्चों में भी। थोड़ा सा आप बताएं कि आपके पास आजकल जो पेशेंट्स आ रहे हैं ज़्यादा क्या इश्यूज़ होते हैं? पेट में दर्द होता है, लूज मोशन होते हैं, नोजिया होता है, वॉमिटिंग, क्या ऐसे इश्यूज़ के साथ प्रेजेंट हो रहे होते हैं? हमेशा की तरह जो चूँकि हमारा जिस तरह का वाटर सैनिटेशन है, हाइजीन है बच्चों की, तो हमेशा तकरीबन हर सीज़न में, जिस सीज़न में बारिशें ज़्यादा होती हैं, आपको जल्द की बीमारियां ज़्यादा मिलती हैं बच्चों में, और आपको डायरिया, वॉमिटिंग, टाइफाइड, हेपेटाइटिस ए जिसको पीला यरकान कहा जाता है, ये बीमारियां अमूमन ज़्यादा मिलती हैं। और आजकल भी रूटीन में यही बीमारियां आपको ज़्यादा मिल रही हैं, देखिए। ओके। अच्छा, तो अब अच्छा, वैसे ये बड़ी इंटरेस्टिंग आपने एक पॉइंट रेज किया था और इस पर भी हम अवेयरनेस देने की पूरी कोशिश करेंगे कि आपने बताया कि लेस देन 10% जो है वो बैक्टीरियल इन्फेक्शन बच्चों में हो सकते हैं, बाकी जो इन्फेक्शन है वो वायरल इन्फेक्शन ही होते हैं। तो ये डॉक्टर्स क्यों जो है वो एंटीबायोटिक्स दे रहे होते हैं और फिर फ़र्क कैसे पड़ रहा होता है? देखिए, इसमें मैं ये कहूँगा कि सिर्फ डॉक्टर्स कसूरवार नहीं है, इसमें 2-3 एस्पेक्ट्स आते हैं। एक, पेरेंट्स, जब तक हम लोगों को अवेयर नहीं करेंगे इन चीज़ों के लिए तो बड़ा मुश्किल है। अब पेरेंट्स होते हैं, उनको ये होता है कि बस फीवर है ना बच्चे को, तो ये 24 आवर्स में सेटल होना चाहिए। और आप बिलीव करें 24 आवर्स में कई पेशेंट्स ऐसे आते हैं जिन्होंने 2-2, 3-3, 4-4 लोगों को विजिट किया होता है। ओके। और अनफॉर्चुनेटली फिर जब वो जो क्वैक्स के पास जाते हैं तो वो फिर एंटीबायोटिक्स और ये सारी चीज़ें ज़्यादा मिलती हैं। सेकेंडली, अगर हम बात करें अपने बिहाफ पे बीइंग, जैसे मैं चाइल्ड फिजिशियन हूँ, तो बाज़ वक़्त हम लोग भी इन चीज़ों को उस तरीके से गाइडलाइंस और उसके अकॉर्डिंगली लेके नहीं चलते। हम देखना चाहिए कि कोर्स ऑफ इलनेस क्या है उसको। तीसरी जो चीज़ है वो, जिसमें हमारी रेगुलेटरी बॉडीज़ हैं, जिस हमारा PPA है, पाकिस्तान पीडियाट्रिक एसोसिएशन है, हमारी इन्फेक्शन कंट्रोल सोसाइटी है, इसको भी थोड़ा सा एक्टिव होना चाहिए कि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा वर्कशॉप्स करें, लोगों को ट्रेन करें, डॉक्टर्स को ट्रेन करें कि कम से कम एंटीबायोटिक्स अवेयरनेस की बहुत ज़रूरत है। अच्छा, डॉक्टर साहब, इसमें एक चीज़ हम चाहेंगे, थोड़ा कभी कभी मैं भी कंफ्यूज हो जाती हूँ इस चीज़ पे कि बाहर के ममालिक की बात की जाए, यूके की अगर बात की जाए, वहाँ पर भी बच्चों को जितना मर्जी तेज़ बुखार हो वो दवाई नहीं देते, ऐसे ही खुद सेटल किया जा रहा होता है, बच्चे के कपड़े उतार देते हैं, थोड़ी सी हवा लगती है बच्चे को, मतलब वो 2, 3, 4, 5 दिन भी लग जाए तो बच्चे को दवाई नहीं दी जा रही होती है। पेरेंट्स भी बड़े ही पेशेंस के साथ चल रहे होते हैं और इन्हें इशू नहीं हो रहा होता। हमारे यहाँ पर जिस तरह आपने कहा कि फ़ौरन से कोशिश होती है कि 24 घंटे के अंदर, वरना हम घबराना शुरू कर देते हैं। तो क्या वाकई खतरनाक हो सकता है फीवर अगर 24 घंटे या 48 घंटे में उसको सेटल ना किया जाए? बिकॉज हम बाहर भी देखते हैं 102 बुखार में भी बच्चे को दवाई की तरफ ले जाया नहीं जा रहा होता और बच्चे ठीक हो जाते हैं। ये हमारा माइंडसेट है, हमारा खौफ है, या हमारी इम्यूनिटी जो है वो इस तरीके से अब बिल्ड हो चुकी है कि जब तक हमें दवाई नहीं दी जाएगी हमारे बच्चों का जो केस है, उनकी हेल्थ है, वो वर्स हो जाएगी। इसमें अगेन मैं यही कहूँगा कि अवेयरनेस की कमी है। जब तक ज़्यादा से ज़्यादा अवेयरनेस नहीं होगी, लोगों को हेल्थ एजुकेशन नहीं होगी, ये प्रॉब्लम्स रहेंगे, डेफिनेटली रहेंगे, हमेशा रहेंगे। बच्चों में देखें, बेसिक बात है ना, छोटा जो बच्चा बोलता नहीं है, बताता नहीं है, थोड़ा बड़ा बच्चा तो बोलेगा, बताएगा। लेट्स सपोज आपके पास एक 9 मंथ्स का बच्चा आता है हाई ग्रेड फीवर के साथ, तो ये तो टोटल मेरे स्किल्स हैं कि मैं उसको गेस करूँ कि क्या चीज़ें देखनी है। फीवर कोई प्रॉब्लम नहीं होता, फीवर इज़ नॉट अ डिजीज़। हम बेसिकली फीवर को एज अ डिजीज़ ट्रीट करना शुरू कर देते हैं। मेरे लिए बीइंग अ फिजिशियन 2 चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। एक, मैं ये देखूं कोई चीज़ मिस ना करूं जिससे बच्चे को नुकसान हो, जिसकी आप बात करें। सेकेंडली, पेरेंट्स को ये चीज़ इंश्योर कर लो कि ये 3-4 डेंजर साइंस हैं, अगर इसमें से कोई साइन हो तो आपको पैनिक होने की, वरी होने की ज़रूरत है। फॉर एग्जांपल, बच्चे को बुखार है, उसका खाना पीना नील है, वो डिहाइड्रेट हो रहा है, पानी की कमी हो रही है। सेकेंडली, अगर किसी बच्चे को बुखार है और उसको सांस लेने में कोई दुश्वारी हो रही है। तीसरी चीज़, अगर किसी के बच्चे को बुखार है और उसके साथ 2 झटके पड़ते हैं, उसको फिट्स पड़ते हैं, या खुदा न खास्ता उसको इतना ज़्यादा डायरिया, वॉमिटिंग है, उसके साथ कोई और सिम्टम है जिसकी वजह से वो बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज़ है और खाना पीना उसका बंद हो गया। बच्चों में सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज़ होती है वो ये होती है कि बच्चे में जब भी कोई सीवियर डिजीज़ होती है तो सबसे पहले खाना पीना छोड़ दें। अदरवाइज बच्चे को 104 भी फीवर होगा, जब उसको देखेंगे फीवर सेटल होगा तो वो उतना ही एक्टिव होगा, खा पी रहा होगा रूटीन में। तो अवेयरनेस की ज़रूरत है, लोगों को समझाने की ज़रूरत है। दूसरी जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो, जितना हम एजुकेट करेंगे पेरेंट्स को, उतना वो हमारे साथ, मैंने देखा मेरे पेशेंट बहुत कोऑपरेट करते हैं। आप बिलीव करें कि वो डे 4, डे 5 पे भी डेली आके दिखाते हैं कि 4 दिन पहले दिखाया था, बुखार ठीक नहीं हो रहा। मैं उनको कहता हूँ जी कुछ नहीं है, सब ठीक है। उसमें जब मैं इंश्योर करता हूँ उनको तो वो सेटिस्फाई होकर घर जाते हैं और वही पैरासीटामोल, रूटीन की आइबुप्रोफिन और रूटीन की जो बुखार की दवाइयाँ वो देते हैं। और इसमें अगेन आपको ये कहूँगा कि ज़्यादातर वायरल इन्फेक्शन हैं। आजकल हम हर साल ना बीमारियाँ चेंज होती हैं, स्ट्रेन चेंज होती हैं। आजकल हम एक फीवर देख रहे हैं जो 5 to 7 डेज सेटल नहीं होता। अच्छा, 102, 103 फीवर रहते हैं। रीजन क्या? विदाउट एनी रीजन, वायरल है, सिंपल वायरल इन्फेक्शन होते हैं। अच्छा, मीजल्स अगर हम बात करें, खसरा एक बहुत कॉमन बीमारी है हमारे यहाँ, क्योंकि वैक्सीनेशन लोग नहीं करते।
अब देखिए ना, वैक्सीनेशन तो हर जगह अवेलेबल है। बाद औक़ात हर चीज़ के लिए हम गवर्नमेंट को ब्लेम करते हैं। अब वैक्सीनेशन देखें तो फ्री ऑफ कॉस्ट गवर्नमेंट की तरफ से, उसके ऊपर बहुत ज़्यादा काम होता है, हर जगह पे काम होता है, लेकिन स्टिल जो हमारी वैक्सीनेशन हैं वो पूरी नहीं होती। अब मीज़ल्स में खसरा अगर हम बात करें तो 2025 में जो हम खसरा देखते हैं, 6-7वें दिन जाके रैश अपीयर हो रही है। अच्छा, हालांकि यूजुअली मीजल्स में 3rd-4th डे पे जाके रैश अपीयर होना शुरू हो जाती है। लेट्स सपोज बच्चे को बुखार है, उसको खसरा है, मेरे पास वो डे 2nd पे आएगा, डे 3rd पे आएगा, तो मैं तो नहीं बता सकता उसको क्या है। मैं तो यही कहूँगा कि सब कुछ ठीक है, मोस्ट पब्लिक को वायरल है, जब तक वो रैश नहीं निकलता। अब नॉर्मली लिटरेचर बुक्स ये कहती हैं कि 3rd-4th डे रैश निकलता है, आजकल 7वें-8वें दिन जाके रैश निकल रहा है। जस्ट बिकॉज कि वो जो नॉर्मल ईपीआई प्रोग्राम है, जो वैक्सीनेशन का प्रोग्राम होता है, वो हम नहीं फॉलो कर रहे, फॉलो नहीं करते, वैक्सीनेशन नहीं करते। हालांकि स्कूल वाले नॉर्मली एडमिशन भी नहीं देते वो जब तक आप ईपीआई कार्ड वहाँ सबमिट नहीं करते, बट स्टिल अगर अभी भी हम लोग वैक्सीनेशन की तरफ नहीं जा रहे तो आई डोंट नो वेयर आर वी हेडिंग टू। लेकिन क्या इसमें ये राय भी, जो सबीन ने भी सवाल किया ना कि बाहर नहीं देते, हमारे यहाँ देते हैं, क्योंकि हमारा एक बड़ा कॉमन सेंटेंस हम इस्तेमाल करते हैं, यार वहाँ के जो बग है ना वो जरा कमजोर है, यहाँ ताकतवर बग्स हैं, यहाँ का बैक्टीरिया वायरस बड़ा ताकतवर है, यहाँ इन्फेक्शन होगा तो यहाँ पे आपको एंटीबायोटिक्स लेनी पड़ेंगी। जी, ऐसा कुछ नहीं है। ओके, ऐसा कुछ नहीं है। अगेन इसमें अवेयरनेस की जरूरत है। जब तक हम उन पेरेंट्स को ये समझाएंगे नहीं कि आप इसको एंटीबायोटिक ना दें और उसका नुकसान क्या है। अब देखिए ना, दुनिया में इस वक्त जो काम हो रहा है और वरी है, वो 2050 की जो वरी है वो ये है कि एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट हो जाए। यस, और फिर कोई एंटीबायोटिक आपके पास मजीद होगी नहीं, ऑलरेडी हम जिस लेवल पे एंटीबायोटिक्स बना चुके हैं, उसके बाद आई डोंट नो क्या बनेगा। लेकिन इसमें सर एक बात और भी है ना, ये राय होती है कि अच्छा एक दिन बुखार हुआ, 2 दिन हुआ, आप 1-2 दिन तो पेरेंट्स कंट्रोल चलो कर लेते हैं, हम ज़रा हेस्ट भी है हमारे अंदर, फिर हम कहते हैं नहीं बस डॉक्टर साहब एंटीबायोटिक स्टार्ट कराएं। अच्छा, या तो हम खुद से फोर्स करते हैं, हम खुद से डॉक्टर बन के ना स्टार्ट करा भी देते हैं, स्टार्ट कराते हैं, बच्चा ठीक होना शुरू हो जाता है। अब इसमें एक बात ये होती है कि नहीं जी, वायरल ने अपना टाइम ले लिया है, वो तो वैसे ही सेटल हो रहा था, तो आपने एंटीबायोटिक दी, आपको लगा ये कि एंटीबायोटिक से हाँ, लेकिन समटाइम्स वाकई बिल्कुल नहीं ठीक हो रहा था। आप कई दिन इंतजार इसी बुनियाद पे करते हैं कि नहीं इट्स वायरल, नहीं देनी एंटीबायोटिक, लेकिन जब नहीं ठीक होता, कई दिन गुजर जाते हैं, फिर एंटीबायोटिक देनी पड़ती है, फिर ठीक होता भी है। वो क्या वाकई फिर वो बैक्टीरियल इन्फेक्शन नहीं होता जो ठीक होता है? सर इसमें जो इंपॉर्टेंट है वो ये है ना कि देखें, कोई भी फीवर है अगर 3 to 5 डेज से ज़्यादा रन कर रहे हैं, तो बीइंग अ फिजिशियन मुझे उसको देखने की जरूरत है कि मैं क्या सोच रहा हूँ, क्या हो सकता है। ज़्यादा से ज़्यादा अगर मुझे बहुत डाउट है तो जहाँ हम बहुत सारे पैसे हर चीज़ पे लगाते हैं, आपको ब्लड टेस्ट कर लें, आप उसको इन्वेस्टिगेट कर लें, ठीक है। और प्रैक्टिकली किया भी ये जाता है कि वंस यू स्टार्ट एंटीबायोटिक तो आपको एविडेंस बेस्ड उसको एंटीबायोटिक दें। बिल्कुल सही। मतलब मैं अगर आपको दुनिया की बताऊं और अपनी प्रैक्टिस की बताऊं और गाइडलाइंस की बताऊं, तो मेरा ख्याल है मेरे पास जो पेशेंट्स आते हैं लेस देन 5 to 7% है जिनको एंटीबायोटिक की जरूरत पड़ती है। ओके, अब सारे बीमार बच्चे ही आते हैं, सेहतमंद तो बहुत कम आते हैं। एब्सोल्युटली, क्योंकि हमारे रूटीन की जो ओनली 10% होंगे जिनको बैक्टीरियल इन्फेक्शन होगा, बाकी सबको वायरल इन्फेक्शन ही हो रहा होता है। सर ऐसे में थोड़ा सा बताएं, जो बिल्कुल छोटे बच्चे होते हैं, आपने खुद 9 महीने के बच्चे की बात भी किया, छोटे बच्चे, साल के अंदर अंदर बच्चे जो अभी नहीं बता पा रहे, यू कांट जज कि एक्चुअली इशू क्या है, उनके किन सिम्टम्स से किस तरफ मामला जाता नजर आता है? क्या उनके ऐसे रिएक्शंस होते हैं? जैसे आपने कहा दूध भी नहीं पिएगा बच्चा फॉर एग्जांपल, थोड़ा सा बताएं कि बच्चा क्या करता है जिससे अंदाजा होता है कि अच्छा ये गड़बड़ हो सकती है। देखें, अब अगर हम बात करें ना, सीजनल प्रॉब्लम्स हैं, जैसे बच्चों में 3-4, छोटे बच्चों में 3-4 बीमारियां कॉमन हैं, चेस्ट के गले के प्रॉब्लम्स, इन्फेक्शंस, पेट के इन्फेक्शंस। अगर बच्चे को 10 साल है और उसके साथ बुखार हो रहा है, लेकिन हम देखते हैं कि बच्चा निमकोल पी रहा है, थोड़ा बहुत दूध पी रहा है, जब बुखार उतरता है थोड़ा एक्टिव हो जाता है, फिर हमें वरी होने की जरूरत नहीं है। बुखार के लिए हम उसको पैरास्टामोल दें, 2-3 दिन इंतजार करें। अगर हम देखते हैं खांसी, नजला, जुकाम है लेकिन उसके साथ सांस की दुश्वारी नहीं है, तो जब दवाइयाँ नहीं होती थी लोग तब भी ठीक होते थे। सेफ रेमेडीज पे रखें, जैसे कि बात हुई पहले कि दुनिया में दवाइयाँ नहीं देते, सेफ रेमेडीज पे रखें। हम तो देखें ना, 6 महीने के बच्चे को भी एलर्जी की दवाई भी दे रहे होते हैं, खांसी की शरबत भी दे रहे होते हैं, सेफ रेमेडीज दें। हमारे पास तो देसी टोटके भी इतने हैं, और बाकी जो घर के अंदर चीजें मौजूद होती हैं उनमें बहुत शिफा होती है। बिल्कुल, बड़ी अच्छी चीज है कि आप घर में जिस तरह कावा बना के दिया जा रहा होता है और इस तरह से बाकी चीजें, तो वो बच्चों को बहुत इफेक्टिव है, बहुत इफेक्टिव भी होता है। या अगर बच्चा बहुत छोटा तो चूंकि वो मदर फीड पे, तो फिर वो मदर ऐसे टोटके कर रही होती है जिससे फिर बच्चे में जाता है, बिकॉज हम डायरेक्टली मेडिसिन बच्चों को नहीं देते, नहीं देनी चाहिए प्लीज। अच्छा डॉक्टर साहब, ऐसा भी है कि इम्यूनिटी भी इससे आपको लगता है कि वीक होती है जब हम बचपन से बच्चे को दवाइयाँ देना शुरू कर देते हैं, या सिर्फ एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस की हम बात करें वही एक? देखिए, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जो है वो एक फैक्टर है, ठीक है, वो डेफिनेटली उस बच्चे को होगा जो बार बार एंटीबायोटिक्स ले रहा है, जो नहीं ले रहा उसको नहीं होगा डेफिनेटली। अब इसमें जो इम्यूनिटी है, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि हमारे यहाँ जो ब्रेस्ट फीडिंग की शरह है वो बहुत कम है, ओके, बहुत कम है।
ऑलमोस्ट 40% मदर जो है वो दूध नहीं पिलाती बच्चे को अपना। अच्छा? ठीक है, मोर देन 40% That's true. अपना दूध नहीं पिलाती। अच्छा। अब जब बच्चे ने डे 1 से मदर फीड नहीं किया तो पहले नंबर पे आपने उसकी Immunity इम्यूनिटी को compromise डायरेक्ट हो हिट जाती है। कर दिया। ओके। दूसरे नंबर पे वैक्सीनेशन हैं। अच्छा, कुछ वैक्सीन हैं जो गवर्नमेंट करती है, कुछ गवर्नमेंट भी नहीं करती। जैसे कि इस प्रोग्राम के थ्रू हम गवर्नमेंट को भी थोड़ा रिक्वेस्ट करें कि आप देखें हेपेटाइटिस ए हमारे यहाँ बहुत कॉमन है, हेपेटाइटिस की वैक्सीन गवर्नमेंट नहीं करती। चिकन पॉक्स इतना ज़्यादा है, कॉमन बीमारी है, चिकन पॉक्स की वैक्सीन नहीं होती। हेपेटाइटिस की तो ऐड हो गई है ना? अब रिसेंटली ऐड हुई Add है, हो गई टाइफाइड है। की ऐड हुई Yes. है, गर्दन तोड़ बुखार की वैक्सीन है, ये वो वैक्सीन। अच्छा, वैक्सीनेशन जब लोग नहीं कराएंगे फिर डेफिनेटली वो इम्यूनिटी वीक होगी, लेकिन मेरा मकसद ये पूछने का, हम यही कह रहे होते ना कि बहुत ज़्यादा दवाइयाँ जिन बच्चों को बचपन में दी जा रही होती है, वो एंटीबायोटिक्स हो या फिर एंटी एलर्जी कोई भी दवाइयाँ आप जब बहुत ज़्यादा दे रहे होते हैं तो बच्चा उसकी ग्रोथ पे इफेक्ट हो रहा होता है। जैसे जैसे वो बड़ा हो रहा है उसकी इम्यूनिटी जो है वो weak हो Definitely रही है, ऐसा डिपेंडेंसी आ होता गई ना है। मेडिसिन पे। डेफिनेटली ओके, तो उसके बाद वो ठीक नहीं होगा। डेफिनेटली फर्क पड़ता है। देखिए ना, एक बच्चा है जिसको दवाई की जरूरत नहीं है, मैंने 1 2 3 दफा दवाई दी है, चौथी दफा तो वो असर ही नहीं करेगी ना। सही। लेट्स सपोज हमारे घर में एक जगह, इसकी सिंपल एग्जांपल मैं पेशेंट्स को देता हूँ कि अगर आपका एक दरवाजा ऐसा है घर में जो खुला रहता है और आपको लगता है इस दरवाजे से हर दफा चोरी होती है, तो आप क्या करेंगे? आप उसको लॉक ऑब्वियसली करेंगे। उसको लॉक किया सेम जाएगा। एंटीबायोटिक और है। डॉक्टर साहब, वक्त बहुत मुख्तसर है, साथ में ज़रूर ये बताइएगा कि बच्चों की हाइट, इसकी क्या वजह होती है कि उनका कद, कुछ बच्चों का छोटा रह जाता है, उनकी हाइट नहीं बड़ी होती है, किस एज में क्या करना चाहिए? हाइट के लिए देखें बहुत ज़्यादा लोग कंसर्न होते हैं हाइट के लिए। कोविड के बाद ये देखा गया है, कोविड से पहले भी नहीं, कोविड के बाद भी ख़ास तौर पे, कि जो लाइफस्टाइल बच्चों में ना बहुत चेंज हुए हैं, बहुत चेंज हुए हैं। हाइट के साथ ऑटिज़म, हाइट के प्रॉब्लम्स, ये इसका डायरेक्टली ताल्लुक 3 चीज़ों के साथ है। नंबर 1, बच्चे की ब्रेस्ट फीडिंग, बच्चे की डाइट और बच्चे की फिजिकल एक्टिविटी। अगर हम देखें माशरे में जाके स्टडीज़ करें और हम देखें तो तीनों चीज़ें हमारी कॉम्प्रोमाइज्ड हैं। नहीं, लेकिन अगर अब हो गया है, अब वो कम्प्रोमाइज हो गया, बच्चा 6 7 8 साल जिस भी एज ब्रैकेट में है, उसकी अब स्टंटिंग नज़र आती है कि बाकी बहन की निस्बत उसका कद छोटा है, वो अपने माइलस्टोन्स अचीव नहीं कर पा रहा, सो क्या करें पेरेंट्स फिर? देखिए, देखने की ये ज़रूरत है कि उसको अंडरलाइंग डिजीज़ कोई ना हो। ओके। देयर आर सर्टेन अंडरलाइंग डिजीज़ जिसकी वजह से कद नहीं बढ़ता, तो आप उसको फिजिशियन को दिखाएं। वो एक दफ़ा इंश्योर कर लें कि उसको बेसिक को प्रॉब्लम ना हो, अंडरलाइंग को डिजीज़ ना हो। वेलकम बैक। राइजिंग पाकिस्तान में एक बार फिर कहते हैं खुश आमदीद। क्या वाकई ऐसा होता है कि हमारी सुबह या हमारी पहली सोच या हमारा पहला काम, हमारा पहला कदम ये डिसाइड करता है कि बाकी का सारा दिन, बाकी का सारा वक्त और बाकी का सारा सफ़र कैसा गुजरेगा? आज इस मौजू पे भी बात करेंगे। इसके साथ साथ हम चूँकि बहुत कॉमन देखते हैं अपने माशरे में, जो कि डिप्रेशन, एंग्जाइटी, स्ट्रेस, समटाइम्स इट्स नॉट एंग्जाइटी, लेकिन हमने वो टर्म्स इतनी इस्तेमाल करना शुरू कर दें कि हम उन टर्म्स का ज़्यादातर हमें मिसयूज़ पता भी भी नहीं कर होता रहे क्या, होते हम हैं। कहते हैं हमें डिप्रेशन हो गया, हमें पता भी नहीं है कि डिप्रेशन वो किस स्टेज पे है हमें पता ही नहीं, बट हम वो टर्म्स Exactly. यूज़ कर रहे होते हैं। सो कैसे एक माइंड साइंस एक्सपर्ट इन चीज़ों को देखते हैं, कैसे वो इनको ट्रीट करते हैं, इनको मैनेज करना सिखाते हैं आपकी ज़िंदगी में। अगर कोई ऐसी गिरह लग गई है आपके जहन में, उसे खोलते कैसे हैं? सो एक ऐसी माइंड साइंस एक्सपर्ट NLP प्रैक्टिशनर आज हमें ज्वाइन कर चुकी हैं, UAE से वो आई हैं, नासिया शाबान उनका नाम है, उनको वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, मैं ठीक हूँ, आप खैरियत? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। ग्रेट टू हैव यू। 6 साल से प्रैक्टिस कर रही हैं जी। किस तरह के लोग आपसे मदद हासिल करते हैं, जिनको आप सपोर्ट करती हैं, उनको गाइड करती हैं? मोस्टली डिप्रेशन में होते हैं लोग, एंजाइटी में होते हैं, किसी गिल्ट में रह रहे होते हैं, इमोशंस पे उनको कंट्रोल नहीं हो रहा होता, और ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा होती है उनकी, और फ्यूचर के बारे में बहुत डाउट्स होते हैं उनके अंदर। तो इस तरह के तमाम लोग आते हैं मेरे पास। What do you do then? क्या करती हैं ऐसा? आप उस सेशन में ऐसा क्या होता है कि जिनकी वजह से वो थोड़ा सा बेहतर फील करते हैं? ये ऐसा है जैसे अनियन, प्याज होता है ना, हम उसकी लेयर्स को उतारते जाएं, एक एक लेयर प्याज की उतरती है, तो बिल्कुल इसी तरह से लेयर बाय लेयर मैं उनके साथ काम करती हूँ। पहले उनकी सोच के ऊपर काम करती हूँ उनके साथ, फिर उनके जज्बात, इमोशंस, किसी में एंगर बहुत ज़्यादा है, किसी में गिल्ट में है, किसी में सैडनेस है, उदासी बहुत है, इन सब पे लेयर बाय लेयर काम करती हूँ। उसके बाद उनके अंदर कुछ इनर कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, मैंने ऐसा क्यों किया था, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, अब मैं ये करूँ या वो करूँ, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, इस तरह की चीज़ में रह रहे होते हैं। तो इससे उनको निकालती हूँ, इसमें उनकी मदद करती हूँ।
और उसके बाद उनको फ्यूचर पेस्ड यानी मुस्तकबिल के बारे में भी उनको मुकम्मल एक गाइडलाइन देके और उसके साथ फिर एंड ऑब्वियसली इट्स अ प्रोसेस, तो टाइम लगता होगा, लेकिन हाँ जी। जैसे आपने बताया लेयर बाय लेयर, तो एक लेयर उतारने में वक्त लगेगा, फिर दूसरी लेयर, बिकॉज ये जो हमने ट्रॉमास और ये चीज़ें अपने अंदर इकट्ठी की हुई है, तो ये भी तो फौरन नहीं होती ना, ये भी तो इतने टाइम लगा के जब एक चीज़ बिल्डअप हुई हुई है तो ऑब्वियसली उसको ठीक होने में भी उतना ही वक्त ज़रूर लग बिल्कुल जाएगा। इसमें टाइम लगता है, सेशंस लगते हैं कुछ उनके साथ, Okay. कुछ टास्क उनको दिया जाता है करने के सही। लिए। सो अब क्या नई टेक्निक्स आ गई हैं डिप्रेशन से निकालने की, लोगों को एंजाइटी से निकालने की, क्योंकि आप एक तरह से देखा जाए तो NLP प्रैक्टिशनर भी हैं, क्या किस तरह से प्रैक्टिस की जाती है कि नई चीज़ों से, अब दौर जिस तरह से बदलता जा रहा है, उसकी सपोर्ट से लोगों को एंजाइटी, डिप्रेशन, गिल्ट, उनका इलाज किया जाए? बिल्कुल, क्योंकि हर चीज़ ठीक है, दवाइयाँ भी मौजूद हैं, लेकिन हर चीज़ का इलाज दवाई में नहीं होता, और अभी पिछले सेगमेंट में भी यही बात हो रही थी। तो हम अपने माइंड पर बहुत सारा काम कर सकते हैं। हमारा माइंड बिल्कुल एक बच्चे की तरह है, और जिस तरह हम इसको ट्रेन करें ये उसी तरह ट्रेन होता है। Okay. ठीक है, जैसे हम स्टार्ट में ड्राइविंग करते हैं तो हम बहुत डरे हुए होते हैं और एक एक चीज़ को गाड़ी में गौर से देखते हैं, फिर जब चलाना शुरू करते हैं तो साथ वाले को कहते हैं खामोश, चुप चुप, मुझे अभी ट्रैफिक ज़्यादा हो रही है। कुछ अरसे के बाद हम इतने ट्रेंड हो जाते हैं कि हम बातें भी कर रहे हैं, हम ब्रेक भी लगा रहे हैं, और हम फोन भी सोच यूज़ भी कर नहीं रहे रहे, सब कुछ हो रहा है स्मूथली। क्या है, हमने अपने माइंड को ट्रेन कर दिया उसके ऊपर। तो इसी तरह हम अपनी सोच को जिस तरह ट्रेन करेंगे और जिस तरह हम अपने माइंड के साथ काम करेंगे, बहुत से मसाइल से हम निकल सकते हैं इस तरह से। ओके, हम ये भी अक्सर देखते हैं NLP प्रैक्टिशनर्स को कि वो बैठे बैठे एक सेशन में ही, एक डिस्कशन में ही आपके माइंड के साथ बड़ा अच्छा प्ले करते हैं। इज इट ट्रू? एक्चुअली ये वर्ड्स की साइंस होती है। ओके, ठीक है, अल्फाज का इस्तेमाल, अल्फाज का चुनाव। ठीक है, जैसे कि अगर मैं ये कहूँ कि आप ठीक लग रहे हैं, उसकी बजाय मैं ये कहूँ आज आप बहुत अच्छे लग रहे हैं, तो देखें आपके एक मुस्कुराहट आ भी गई फौरन आपके चेहरे पर। तो ये अल्फाज का चुनाव बहुत एक पावर रखता है। दूसरा शख्स किस तरह के अल्फाज इस्तेमाल कर रहा है, उससे हमें उसकी मुख्तलिफ साइकी की समझ आ रही होती है, तो उससे हमें बहुत मदद मिलती है उसको समझने में। ओके। हिप्नोटिज्म भी इसी में होता है? ये इससे आगे होता है, फिर NLP के बाद हिप्नोटिज्म होता है। उसके थ्रू भी डिप्रेशन को ट्रीट किया जाता जी, है? माइंड traumas साइंसेस को? की बहुत सी ब्रांचेस हैं, Yes. और इन सब में से हर एक जो है वो बहुत बेनिफिशियल है, बहुत फ़ायदे हैं सबके। क्या मेडिकल के शोबे में ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा है इसका? इसका बिल्कुल मेडिकल, बहुत से डॉक्टर्स इवन सीख रहे हैं, ये कर रहे हैं, और इसका बहुत इम्पैक्ट पेशेंट्स पे इसका बहुत इम्पैक्ट पड़ सकता है, क्योंकि डॉक्टर उसकी साइकी समझ जाएगा बहुत हद तक कि वो किस फ्रेम ऑफ माइंड से बात कर रहा है। वो जो कहते हैं कि इंजेक्शन की पेन ही नहीं होती अगर डॉक्टर एक NLP प्रैक्टिशनर भी हो तो वो इस अंदाज से आपसे गुफ्तगू करते करते इंजेक्शन आपको लगाएगा। समटाइम्स हमने सुना है कि सर्जरीज भी हो जाती हैं, पेनलेस डिलीवरीज हो जाती हैं, जस्ट बिकॉज कि वो NLP प्रैक्टिशनर भी होता है और नहीं पता चलता। हाँ बिल्कुल, वो उसके माइंड को दूसरी तरफ डाइवर्ट करवा रहा होता है, उसके माइंड को बहुत कूल करवा रहा होता है, और उससे पेशेंट का जो पेन लेवल है वो कम हो जाता है सिर्फ डिस्कशन से, डिस्कशन बातचीत के से। साथ, बातचीत आपने जिस तरह कहा कि पावरफुल वर्ड्स। हाँ, और देखें किसी के अल्फाज आपको किस तरह से मुतासिर कर सकते हैं। लेट्स सपोज एक गोल किसी ने सेट किया, बिकॉज मैं अभी कुछ दिन पहले मैं किसी के साथ बैठी हुई थी और लिटरली उन अल्फाज ने मुझे हिट किया, और मे भी किसी ने नेगेटिव उसमें ना कहा हो या जो भी हो, बट मुझे किसी ने कहा कि पैसा कमा के इतना क्या करना है, अब मेरे पास तो इतना ही मैं पैसा रखना चाहती हूँ जितना बस ठीक है, गुजारा हो रहा है, कुछ अल्लाह है देने वाला, इतना पैसा इंसान ने क्या करना होता है कि बस उसी के पीछे भाग रहा होता है और सब कुछ। बट ऑब्वियसली आपने अपने गोल सेट किए होते हैं कि आपने ज़िंदगी में क्या अचीव करना है, तो वाकई वो कुछ लफ्ज़ मेरे दिमाग में कहीं ना कहीं रह गए, मुझे उन्होंने हिट किया कि वाकई मतलब मैंने जो गोल सेट किए हैं क्या वो गलत हैं, क्या नहीं करना चाहिए, ऐसे आप क्वेश्चनिंग करना शुरू कर देते हैं। अब जो आपने कहा ना कि इनर कॉन्फ्लिक्ट आपका शुरू हो जाता है, किसी ने नेगेटिव वे में कहा हो या ना कहा हो, तो किसी के अल्फाज जब आपके माइंड के ऊपर ऐसे असर करते हैं, बिकॉज आप डीमोटिवेट हो जाते हैं, आप कहते हैं आपके पास भी जितना है बस सही है, इस चीज़ का तो कोई फ़ायदा ही नहीं है जो हम कर रहे हैं। सो इसको किस तरह से आप चेंज कर सकते हैं, और कितने पावरफुल होते हैं किसी के वर्ड्स आपके माइंड को इम्पैक्ट? वर्ड्स पावरफुल हो सकते हैं अगर हम उसके लिए स्पंज बन जाएं, यानी हम फौरन एब्जॉर्ब कर लें उसको। ठीक है, इसका ये है जिस तरह हम अपनी चाबी दे दें दूसरे के हाथ में, तो हमारा जो हमारा रिस्पॉन्स होना चाहिए इस तरह से कि ये हमारी अपनी ज़ात का रिफ्लेक्शन हो, ना कि उसके रिएक्शन में हम कर रहे हैं। अगर हम उसको रिएक्ट करके जवाब दे रहे हैं तो हमने चाबी उसके हाथ में दे दी। ठीक है, और उसके अल्फाज जो हैं ये उसकी पर्सनैलिटी को बता रहे हैं, यानी उसका एक लिमिटेड माइंडसेट है, बस इतना आ गया है काफ़ी है। ठीक है, माल की हिर्स नहीं होनी चाहिए, लेकिन
माल को हासिल करने में कोई मना भी नहीं किया बेहतर गया हमें। जिंदगी तो बेहतर उसकी जिंदगी तो जीना। तलकीन भी की गई है। और बल्कि एक शख्स थे आप वसल्लम के पास एक शख्स आया जिसका हुलिया ठीक नहीं था, तो आपने फरमाया कि तुम्हारे हुलिये से नज़र आना चाहिए कि अल्लाह ने तुम्हें नेमतों से नवाजा हुआ है। कुछ इस तरह के अल्फाज आप वसल्लम ने बयान फरमाए। तो यानी हम हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को देखते हैं, वो तख्त पे बैठे थे जब उनके भाई उनके पास आते हैं। तो ऐसा नहीं कि गदानशीनी इख्तियार कर लिए, कुछ तो माल का होना कोई बुरी बात नहीं है, ठीक है। हाँ, ये है कि उसमें हिर्स बहुत ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। और जहाँ तक जो लोग ऐसी बात करते हैं उनका अपना माइंडसेट नज़र आ रहा होता है कि उनका बहुत लिमिटेड सोच है, वो आगे बढ़ना नहीं चाहते, उनमें ग्रोथ का एस्पेक्ट बहुत कम है। और शायद एक वजह ये भी है कि ठीक है, जिस अंदाज से आप ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं वो आपकी भी चॉइस है, आप किसी पे मुसलत तो नहीं कर सकते वो। अगर आपका एक गोल है, आप दूसरे को ये क्यों कहते हैं कि आप भी उसी गोल को सेट करें? उसका अपना गोल है, लेट्स रिस्पेक्ट दैट। आपका अपना गोल है, किसी का अपना क्योंकि गोल मैंने है। अक्सर लोगों को डीमोटिवेट Yes. इनडायरेक्टली करते हुए देखा है, डायरेक्टली नहीं भी होता, मे बी उनकी अपनी समहाउ इनसिक्योरिटीज होती हैं हाँ, कि exactly. शायद वो आगे जैसे आपने बताया या तो गोल नहीं सेट किया होता है, एट द सेम टाइम बाज़ औक़ात हम ये भी देख रहे होते हैं कि वो आगे बढ़ नहीं भी पा रहे होते, उनकी ज़िंदगी में एक फुल स्टॉप लगा हुआ होता है, तो वो इसको जस्टिफाई कर रहे होते हैं अपने माइंड में कहीं ना कहीं कि नहीं ठीक है, इससे क्या है, कोई दूसरा करे। तो ये बड़े पावरफुल होते हैं वर्ड्स जो कि उनका इम्पैक्ट आपके माइंड में होता है। लेकिन आपने बहुत इंपॉर्टेंट बात की कि आपको भी वो चाबी नहीं देनी है किसी के हाथ में कि बिल्कुल, उनके अल्फाज जो हैं आपके ऊपर इस तरीके से उनका असर हो जाए। अच्छा, ऐसे में क्या मेडिटेशन, योगा या इस तरह की कुछ एक्सरसाइज होती हैं जो कि आप प्रैक्टिस कर सकते हैं? बिकॉज ये भी एक आर्ट है कि आपने अपने आप को, अपने माइंड को इतना स्ट्रॉन्ग करना है कि किसी के अल्फाज जो हैं वो उनका असर आपके दिमाग पे ना हो। बिल्कुल, ये ऐसे है जैसे वीकेंड आता है, फ्राइडे को लोग ऑफिस में बहुत थके हुए होते हैं, फिर जब मंडे को आते हैं ना वीकेंड के बाद तो बहुत फ्रेश होते हैं, ठीक है। रीज़न क्या है कि उनको ब्रेक मिली, एक उनका माइंड डिटॉक्सीफाई हो गया। तो हमें रोज़ की ये जो मुसलसल एक हमारा दिमाग सोच रहा है और हम लोगों की बातों पर रिएक्ट कर रहे हैं और काम कर रहे हैं, इससे ब्रेक बहुत ज़रूरी है, माइंड की ब्रेक। और वो किस तरह आती है कि थोड़ी देर आराम से बैठ जाएं, गहरी सांसें लें, अगर बाहर बैठे हैं तो परिंदों की आवाज़ को महसूस करें, अपने इर्द गिर्द के माहौल को महसूस करें, रूटीन थोड़ी चेंज रूटीन करें, को एक कट लगाएं और नेचर से कनेक्ट करें, अपने कनेक्ट आप को। करें। बहुत बिल्कुल, जरूरी ये है। बिल्कुल कुछ- उस वीकेंड वाली ब्रेक की तरह दोबारा से हमें रिफ्रेश कुछ लोग होते हैं वो 7 days a week काम करते हुए नजर आ रहे होते हैं, शायद उनको लगता है उनके बगैर इदारा नहीं चलेगा, लेकिन बहरहाल इदारे चलते हैं। तो बिल्कुल मैं इसमें अक्सर ये भी एक एट अ लाइटर नोट कहती हूँ कि खातून जैसे अपने मैके चली जाती है, फिर जब वापस आती है तो बड़े अच्छे मूड में आती है। फिर जाया करें मैके, क्योंकि उसको 2-3 rest दिन मिल जाया जाता करें, वो एक थोड़ा 2-3 सा दिन जाया ब्रेक करें, दोनों के लिए जरूरी होता है। ओके। कुछ लोग हैं उनको मौका मिलता है, Notes मैका बहुत taken. करीब होता है, वो जरा रोज चले जाते हैं, तो दोनों के लिए बहुत अच्छा मामला हो जाता है, कुछ घंटे की ब्रेक मिल जाती तो है। अच्छी बात है, शादी करीब करीब कर करीब करीब रहें, घर करीब ले लें। घर करीब ले अच्छा, क्या ये आसान होता है, जिस तरह अभी इस सेगमेंट में भी इसको डेमोन्स्ट्रेट करना NLP प्रैक्टिशनर के तौर पे? कुछ सबीन साहब को अगर सवाल कर, मैं ये नहीं कह रहा उसका उनका माइंड रीड करना है आपने, अच्छा जी। बट स्टिल इफ वी कैन डू समथिंग। ओके, आज मतलब हमेशा मैंने आपको और मैंने उस दिन कहा था मैं बदला लूंगा तो इसका। आज आपने इसे बदला लेने की कोशिश Please. करें। चलें, और let's बल्कि see. इस बदले में सबीन का बहुत अच्छा फायदा हो ओ जाएगा। अच्छा, फिर तो और मजा आएगा। फिर ठीक है। सही। आपसे मैं चाहूंगी कि अगर आप आईज क्लोज कर लें और गहरी सांस लें और महसूस करें सिर्फ कि इस रूम में रखी हुई कोई 5 चीजें, कहाँ कहाँ क्या क्या रखा है। मुझे याद ही नहीं आ रहा क्या। कुछ भी, सोफे हैं, कैमरा है, टेबल है, any शुएब 5 यहाँ रखा हुआ है। नहीं, चीज ना, शख्स नहीं। आप मुझे कनेक्ट करने दें। इसके बाद फिर आप एक गहरी सांस लें और आपको क्या चीज़ टच करी, आपके जूते हैं, लिबास है, सोफ़ा है, नोटबुक है आपके हाथ में, कोई 4 चीज़ें जो आपको टच करी हैं। ठीक है, अब फिर एक गहरी सांस लें। कोई आवाज़ें जो आप सुन सकती हैं अपने इर्द गिर्द, मेरी भी हो सकती है, कोई हल्की सी कुछ आ रही है बैकग्राउंड से कुछ। ठीक, फिर एक गहरी सांस लें और खुशबू महसूस करें जो इस वक्त आप महसूस कर सकती हैं। कुछ आ ही नहीं रहा। कोई माजी से कोई अच्छी सी खुशबू, कोई खुशबू खाने की या परफ्यूम की, वो महसूस कर लें। इसके बाद मुंह में जो टेस्ट आ रहा है, अगर कोई टेस्ट नहीं आ रहा तो जो लास्ट खाना खाया उसकी शुक्रगुजारी।
लंबी सांस लें और आँख खोलें। इसने आपको डिस्कनेक्ट किया, हमारी ये सारी गुफ्तगू जो टॉपिक चल रहा था उससे डिस्कनेक्ट करके आपके अंदर आपकी नेगेटिविटी तरफ, से। बिल्कुल आपकी तरफ इसको लेके गई मैं। नहीं, डिस्कशन नेगेटिविटी थी। नहीं, हम नेगेटिव थे यहाँ पे। कहने का चाह रही थी तुम, मुझे बताओ तुम जरा। नेगेटिव थॉट्स की बात करूं आए तो क्यों वो थे? ब्लॉक हो जाता नेगेटिव आए क्यों somehow थे? चल रही होती है ना, तो वो आपकी, वो सही बात कर रही हैं कि वो थॉट्स आपकी बेसिकली ब्लॉक हो जाती हैं बिकॉज आपका फोकस डाइवर्ट हो जाता है। सो मेरा फोकस डाइवर्ट हो गया। तो ये शौहर अपनी बीवी के साथ रोजाना कर सकते हैं? ये दोनों को मिलके करना चाहिए क्योंकि ये हमारे 5 सेंसेस को तेज करता है, जो हवासे खमसा है हमारे ट्रस्ट 5। मी, जब आप आंखें, लिटरली जब मैंने आंखें खोली हैं तो वो एक बड़े सुकून के साथ आपकी सुकून, आंख खुली है। ये बड़ी बड़ी अच्छी एक प्रैक्टिस है। फायदा हो गया मेरा। इससे हमें अपने जज्बात पे कंट्रोल आता है क्योंकि ये हवासे खमसा हमारे काबू में आते हैं। और आप फोकस करना सीख रहे हो। फोकस करना इससे स्पेशली जो सीखते हैं। ओवर थिंकिंग जब आप करते हैं और आपका हाइपर एक्टिव माइंड होता है ना, आपको समझ नहीं आ रही, ये भी थॉट, इधर से भी सुनना, मल्टीटास्किंग आप कर रहे हैं, तो आप थोड़ी देर के लिए आप फोकस कर पा रहे होते हैं, आप एक सुकून की जोन में चले जाते हैं। तो अब आगे शो आप खुद करेंगे कि मुझे तो नींद आ रही है। नहीं, मेरा सवाल था, अगर कोई ऐसा शख्स हो जो थोड़ा लेजी हो रहा हो अपने ऑफिस आवर्स में, प्रोफेशनल लाइफ में, कि मैं आज ये काम नहीं करना चाहता या चाहती, तो क्या ऐसा कोई तरीका भी होता है कि आप उसके माइंड में घुस के उसे कह सके करना है ये काम? एक तो ये होता है कि आई कांटेक्ट करके बात करें। ओके ओके, ठीक है, जितना हम राइना किसी मुझसे से ऐसे बात नहीं करनी। जितना आई कांटेक्ट करके हम बात करते हैं, हमारी बात उसके दिल में असर करती है, क्योंकि आईज आर द गेटवेज। ठीक है, और दूसरा हम उसके आईज के दरमियान यहाँ पे भी फोकस कर सकते हैं उससे बात करके, और थोड़ा फर्म लहजा हो हमारा, यानी बहुत बेगिंग स्टाइल, बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट करके बात करेंगे तो हो सकता है वो नो। यानी ये नहीं कहना कि सबीन कर लेते हैं, सबीन कर लेते हैं, करना है ये काम, आज होगा, ये रिकॉर्डिंग आज होगी। दूसरा ये क्वेश्चनिंग स्टाइल में भी उसको कर सकते हैं कि सबीन कर लेते हैं आज ये काम, इट्स गुड। उसमें अक्सर जवाब यस में आ जाता है। हाँ, ये वाली बात आपने दूसरी वाली ठीक है, जो पहली वाली है ना उसमें मामला उस पे तो फौरन इनकार करते, कहते उसमें होता है, अब तो अच्छा नहीं हुक्म करना। कैसे दिया मुझे, अब तो नहीं करना। अच्छा, जो सुबह हम सोचते हैं, सोच के जब हम बात कर रहे होते हैं, हम सुबह उठते हैं, हमें एक फीलिंग आ रही होती है और अक्सर लेथार्जिक फील करें, दिल नहीं करा उठने का, तो जो सुबह की आपकी सोच है, क्या वो भी आपके पूरे दिन को डिफाइन करती है कि आपका दिन कैसे गुजरेगा? हमारा ब्रेन ऑपरेट करता है डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज के ऊपर। ठीक है, ज़्यादा मैं साइंस में नहीं जाऊंगी, लेकिन जब हम सो रहे होते हैं तो हमारा ब्रेन बिल्कुल स्लो फ्रीक्वेंसी पे चला जाता है। तो जब हम उठते हैं तो वो उस स्लो फ्रीक्वेंसी से बाहर आ रहा होता है और वो सब बिल्कुल सॉफ्ट मोड में एक स्पंज की तरह होता है। उस वक्त जो हम सोचते हैं वो पूरे दिन के लिए वो रजिस्टर कर लेता है उस सोच को। ठीक है, अब उठते ही अगर हम ये सोचें कि आज तो बहुत कुछ है करने को, आज तो पता नहीं सब हो पाएगा या नहीं, उसकी बजाय ये सोचें कि आज के दिन में मैं बहुत अच्छा कुछ करने वाला हूँ, या आज के दिन में तो बड़े मजे के काम है मेरे आगे को। ओके, ठीक है, इस तरह की कुछ सोच। इसका मतलब है सुबह उठ के जो आप पहली रील देख रहे हैं ना, सारा इम्पैक्ट उसका होना है। अच्छी रील देखेंगे तो अच्छा इम्पैक्ट यही मैं कहने लगी थी कि मोबाइल ना देखें तो मोबाइल ना देखें तो बेहतर है, लेकिन हमारे यहाँ जरा आदत ऐसी हो चुकी है। हाँ, बेहतर है कुछ देर फोन ना देखें, उठें जरा थोड़ा सा, जिस तरह हमने आगाज में बात की, विंडो से बाहर देखें, नेचर से कनेक्ट करें अपने आप को, सोचें कि आज दिन अच्छा होने वाला है, हैपनिंग होने वाला है, बहुत कुछ करने वाले हैं, एनर्जेटिक रहेंगे आप, तो वाकई उसका एक इम्पैक्ट होगा। अच्छा से नाश्ता भी करें तो उसका भी एक इम्पैक्ट आप पे होगा। लेकिन अगर आप फ़ोन देखेंगे, लेजी होंगे, मैं आधे घंटे बाद उठता हूँ, तो फिर पूरा दिन आप आधे घंटे बाद ही उठेंगे। अच्छा, इसमें चूँकि जो मियाँ बीवी के हम ताल्लुकात की बात करते हैं, हमने उस पर कहा कि कपल्स काउंसलिंग भी आप करती हैं। अगर कभी ऐसे लगे कि अच्छा दोनों के दरमियान कोई ऐसी बात हो गई है जिसमें एक हाइपर हो रहा है, समा कोई भी डिसएग्रीमेंट जो कि नेचुरल है हो जाता है, उसमें खुद से क्या किया जाए? ज़ाहिर है उस वक्त अगर आप एक एनएलपी प्रैक्टिशनर के पास नहीं जा सकते, खुद से कोई एक्सरसाइज जो कपल दोनों को करनी चाहिए ताकि उस वक्त कोई ऐसा मामला ना हो जो कि खराबी की तरफ ले गया, क्योंकि बाद में आप ठीक तो हो जाता है लेकिन कुछ लफ्ज़ हैं जो हमेशा आपके दिल में रह जाते हैं, फिर आपका ताल्लुक ज़रा स्पॉइल भी हो जाता है। टॉक्सिक तो नहीं, मैं स्पॉइल कहूँगा। सो क्या किया जाए उस वक्त? उसमें यह है कि अगर हम ब्लेम करें दूसरे को, उसने ये किया, उसने ऐसा किया, तो फिर हम विक्टिम कार्ड हमारे हाथ में रहेगा। ठीक है, फिर हम अपने आप को ही मजलूम समझते रहेंगे। उसकी बजाय अगर हम ये सोच रखें कि मैं क्या कर सकती हूँ, या मैं क्या कर सकता हूँ, या मैंने क्या गलत किया, मैं उसकी कहाँ इस्लाह कर सकता हूँ, तो चीज़ें बेहतर हो जाती हैं। मोस्टली कपल्स में ये होता है कि ब्लेम गेम, उंगली यूँ रहती है, जिसकी वजह से दोनों में मसाइल ज़्यादा रहते हैं। और ये ईगो होती है, ईगो भी आ जाती है उसमें। तो रिश्तों में ईगो नहीं होनी हाँ, चाहिए, रिश्तों में इम्पोर्टेंट चीज़ है। नहीं, लेकिन ये अगर फॉर एग्जांपल एक शख्स कोई भी, उसमें ये नहीं है चीज़ के ब्लेम वाली, वो हमेशा ये सोचता है कि नहीं मैं और बेहतर करने की कोशिश करता हूँ, मैं और बेहतर किस तरीके से कर सकता हूँ, लेकिन आपको ये महसूस होता है, हो सकता है गलत महसूस होता हो
कि नहीं अगला जो मेरा पार्टनर है वो ब्लेम गेम से नहीं निकल रहा, तो फिर कैसे हेल्प की जाए, क्योंकि हेल्प इसलिए करनी चूँकि इट्स बेनिफिशियल फॉर बोथ ऑफ यू। इसमें एक होता है, मैं कहती हूँ एक कैब टेक्निक होती है। कैब ड्राइवर जो होता है ना, जब हम उसको हायर करते हैं वो हमें पीछे ही बिठाएगा, ड्राइवर वो खुद रहेगा चाहे हम उसको जितने भी पैसे दे रहे हैं, ठीक है। तो हमने कैब ड्राइवर बनना है, यानी कैब क्या है, केयर, अगले इंसान को केयर शो करनी है, ठीक है, उसको अप्रिशिएट करना है, ए फॉर अप्रिशिएशन, अप्रिशिएट करना है उसको, यानी उसकी कोई ना कोई तारीफ, कपल्स को चाहिए एक दूसरे की कोई ना कोई तारीफ ज़रूर किया करें दिन भर में, ठीक है। और बी फॉर बूस्ट, कैब ड्राइवर में बूस्ट, यानी अपनी एनर्जी भी बूस्टेड रहे और दूसरे के एनर्जी को भी बूस्ट करें। आप खुद ही गंदे मैले कुचैले होंगे या खुद ही बहुत उदास बैठे होंगे तो काम खराब है फिर। अच्छा, वाकई ये एक आखिर में बस छोटी सी बात कि वाकई मैंने एक मैं रील देख रही थी, उसमें बड़ा एक इम्पैक्टफुल किस्म के वर्ड्स थे, वो बड़ी अच्छी बात उन्होंने की। उन्होंने कहा कि देखिए, जब आप अपने पार्टनर को बार बार ये बात बोलेंगे ना कि तुम तो ये भी नहीं कर रही या तुम तो ये भी नहीं कर रहे और तुम्हारे अंदर तो ये बुराई है, तो वो शख्स भी गिल्ट में जाता है, उसे लगता है कि वो शायद कुछ नहीं कर पाएगा आगे, या उसके अंदर वही चीज़ होती है कि मेरे अंदर शायद सलाहियत ही नहीं है। लेकिन आप अपने पार्टनर को अगर बात बात पे ये कहते हैं कि तुम्हारे अंदर ये अच्छी चीज़ है, देखो तुम तो ये कर रहे हो, तुमने तो ये किया मेरे लिए, सो वो एक पॉजिटिव इम्पैक्ट उसके ऊपर, उसके माइंड के ऊपर डालता है कि वो इंसान और बेहतर करने की कोशिश करता है, क्योंकि वो अच्छा फील कर रहा होता है, उसे ये फील हो रहा होता है कि वो कुछ कर रहा है, उसकी एफर्ट्स को रिकग्नाइज किया जा रहा है। सो आप ज़्यादा से ज़्यादा उस टाइम पर करने की कोशिश कर रहे होते, तो ये भी एक बड़ी ज़बरदस्त चीज़ मैंने सुनी थी। तो इसको हम सबको प्रैक्टिस करना चाहिए, ईगो रिश्तों में नहीं होने चाहिए। एट द सेम टाइम दिन का आगाज़ जो है वो बहुत पॉजिटिव होना चाहिए। बहुत शुक्रिया नासिर प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए, बहुत फ्रूटफुल डिस्कशन आज हमारी रही है। सभी को डिस्कनेक्ट भी किया, डिस्कनेक्ट तो किया है, रिकनेक्ट करें अपने आप को, रिकनेक्ट मैं ऑलरेडी कर चुकी हूँ। हम बढ़ेंगे ब्रेक के जाने, स्टे विद अस जी। न्यू एंड इम्प्रूव सेंसोडाइन रैपिड एक्शन 60 सेकंड्स में सेंसिटिविटी से आराम देता है। मैं रेकमेंड करती हूँ सेंसोडाइन रैपिड एक्शन बिकॉज इट वर्क्स। सेंसोडाइन रैपिड एक्शन अब 50 रुपए की बचत के साथ। अब ना फसाना, अपनी है कहानी, सबको है सुनानी, अपनी जुबानी, एक है अदाकार, दूजा बेकार, डीजे पे तो है बस उर्दू ही सवार, अम्मा पे तीनों को बयाने का बुखार, और इनमें भरी है लालच बेशुमार। यहाँ मिलेंगे सब रंग हमारे संग, ऐसे ना दूर जाइए, मिल गया एंटरटेनमेंट का खजाना, अब अंदर तशरीफ लाइए। जश्न आज़ादी को दोबारा करने के लिए राइजिंग पाकिस्तान ला रहा है खुसूसी ट्रांसमिशन। बनेंगे हमारे मेहमान जो है शान पाकिस्तान। 1 से 14 अगस्त तक आज़ादी के जज्बे से भरपूर स्पेशल ट्रांसमिशन। इन खुसूसी नशरियात में जहां होगी तहरीकी आज़ादी की बात, तो वहीं बानियाने पाकिस्तान को खिराजे तहसीन पेश किया जाएगा। सिर्फ यही नहीं बल्कि बासलाहियत नौजवानों को मिलेगा मौका अपनी सलाहियतें दुनिया को दिखाने का। पोस्टर्स मुकाबलों के जरिए नौजवान ढालेंगे अपने जज्बात को रंगों में। मेरा प्यारा पाकिस्तान सेगमेंट के लिए आप बनाएं अपने इलाके की खूबसूरत वीडियोस, हमें भेजें और बने पाकिस्तान की पहचान। हम दिखाएंगे दुनिया को पाकिस्तान का खूबसूरत चेहरा, क्योंकि हम हैं राइजिंग पाकिस्तान। न्यू एंड इम्प्रूव सेंसोडाइन रैपिड एक्शन 60 सेकंड्स में सेंसिटिविटी से आराम देता है। मैं रेकमेंड करती हूँ सेंसोडाइन रैपिड एक्शन बिकॉज इट वर्क्स। सेंसोडाइन रैपिड एक्शन अब 50 रुपए की बचत के साथ।
कसम उस वक्त की मार्का हक यौम आजादी पर पीटीवी के ज़ेरे तमाम मिली नगमों का मुकाबला 14 अगस्त को 14 लाख रुपए नग जीतने का शानदार मौका। अगर आपके नगमों में मार्का हक का जोश और आजादी की महक है तो अपने बेहतरीन मिली नगमों के वीडियोस 5 अगस्त तक हमें भेजें। मुंतखब मिली नगमे 1 अगस्त से 14 अगस्त तक पीटीवी पर नशर किए जाएंगे। वतन से अपनी मोहब्बत के गीत भेजने के लिए पीटीवी की वेबसाइट ptv.com.pk विजिट करें, सॉन्ग कंपटीशन पर क्लिक करें और फॉर्म पुर करके अपने मिली नगमे का गूगल ड्राइव या वी ट्रांसफर लिंक सबमिट करें या पीटीवी की वेबसाइट पर फॉर्म डाउनलोड करके पुर करें और ईमेल के जरिए अपने गाने का लिंक भेज दें। पहले 3 बेहतरीन नगमों का ऐलान 14 अगस्त को किया जाएगा। पहला इनाम 7 लाख रुपए, दूसरा इनाम 4 लाख रुपए और तीसरा इनाम 3 लाख रुपए। याद रखें, वीडियो भेजने की आखिरी तारीख 5 अगस्त है। वेलकम बैक। राइजिंग पाकिस्तान में एक बार फिर कहते हैं खुशामदीद। बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आपसे हो रहा था थोड़ी देर पहले और ये तो वो एक पॉइंट है जो कि कहीं से आ जाता है, वो चाहे ब्रेक में क्यों ना आ रहा हो, तो मैं कैसे मौका जाने दे सकती हूँ? मुझसे मत पूछा करो सबीन के डिग्री किस साल मैंने की थी, किस साल मैंने क्या किया था। आज मैंने आपका मुझे लम्हा मौजूद में रहना है। आई वांट टू लिव फॉर द मोमेंट। अच्छा, मुझे लगा लम्हा फिक्रिया की बात भी हो सकती है। कतन नहीं ओके जी। लेकिन अब देखें, हम अब जाके मतलब मैं अब की जो जनरेशन है, खैर मैं तो अभी की जनरेशन से हूँ, लेकिन फिर भी जो हमसे भी थोड़ी पुरानी जो हमसे भी ज़्यादा जो यंग जनरेशन है उसकी अगर बात की जाए तो अब बड़ी मोटिवेटेड नज़र आ रही होती है। एज वेज वो नहीं देखते, वो कहते हैं ठीक है जी हम कर सकते हैं जिस भी एज में कुछ हम करें, हम वेट ना करें कि जी हमारी ग्रेजुएशन कंप्लीट होगी और उसके बाद हम जॉब हंटिंग शुरू करेंगे, अपने शौक पूरे करेंगे या पढ़ाई के साथ हम कुछ और नहीं कर सकते। कहते नहीं, हम में टैलेंट है, सोशल मीडिया का दौर है, हमारे पास प्लेटफॉर्म है और हमने अपना टैलेंट शोकेस करना है। तो एज इज जस्ट अ नंबर। मेरी ये ख्वाहिश है मैं इस दौर में हो, इस दौर का होता, जवान तो मैं भी हूँ, इस दौर चुप करो तुम। मेरा ख्याल है हमें छोड़े, मैं आपको बताऊं कि आज जिस नौजवान ने हमें ज्वाइन किया है, ही इज एन अमेजिंग पर्सन। जिस तरीके से हम उनकी रील्स देख रहे थे, मैं कुछ देर पहले ब्रेक में भी देख रहा था, सिर्फ 6-7 महीनों में माशाल्लाह इंस्टाग्राम पे भी एंड टिकटॉक पे भी उन्होंने बहुत एक बूम हासिल किया है। 2 लाख के करीब उनके फॉलोअर्स इंस्टाग्राम पे और कोई 1.5 लाख के करीब उनके टिकटॉक पे हैं। अच्छा, ये थोड़ा सा ऑपोजिट इसलिए मुझे लगा क्योंकि नॉर्मली टिकटॉक पे हम ज्यादा फॉलोइंग्स देख रहे होते हैं, बट उन्होंने शायद इंस्टा पे ज्यादा फोकस किया है। और इंस्टा पे बड़ा मुश्किल होता है और लड़कों के लिए ज्यादा मुश्किल होता है। लेट मी ऐड दिस एज वेल, दैट्स नॉट ट्रू। हमारे पास बहुत सारे इन्फ्लुएंसर, एब्सोल्युटली ट्रू। लड़कों के लिए बहुत मुश्किल होता है, लड़कियों के लिए बहुत आसान होता है। उनकी एक रील पे भी 1.1 मिलियन आ जाए तो मुझे दिखा रही होती है, मैं कहता हूँ फाइन, मैं क्या कर सकता हूँ। चुप करो तुम। मैं बात हसन गुल की कर रहा हूँ, बीबीए कर लेंगे साथ साथ छाए हुए सोशल मीडिया पर। आज हम उनसे आपकी मुलाकात कराते हैं क्योंकि मैं और सबीन इस मामले में बहुत पीछे हैं। और एक कॉम्प्लीमेंट कि ये दोनों जो हैं वो एज फेलोज लग रहे हैं। हसन से आपकी मुलाकात कराते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? वालेकुम सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम रियली गुड। आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक। हसन पढ़ रहे हैं अभी? बिल्कुल, अभी हमारी पढ़ाई चल रही है। और आप भी पढ़ रहे हैं? मैं भी पढ़ रहा हूँ, बिल्कुल। हम सब जिंदगी में सीख ही रहे होते हैं। बिल्कुल, हम दोनों पढ़ाई चलती रहती है। आप क्या पढ़ रहे हैं? लोगों के दिमाग नहीं, देखें पढ़ाई का सिलसिला चलता रहता है ना। हाँ चलें, ये बात भी ठीक है। हसन, कैसे जर्नी स्टार्ट की? जर्नी मेरी कैसे स्टार्ट हुई है, इट वाज रियली अनप्रेडिक्टेबल फॉर मी, आई से। कोई प्लान नहीं था, बट देयर वाज ऑलवेज दिस स्पार्क इन मी जो मुझे कहती रहती थी कि हाँ कुछ ना कुछ करना जरूर है। कैमरे पे कुछ करना है। हाँ, कैमरे में कुछ करना है, कैमरे के अलावा भी, कैमरे के पीछे भी सब कुछ करना है, कुछ करना जरूर है। लेकिन सो आई गेस 6 महीने, इफ वी गो बैक इन 6 मंथ्स पीछे चले जाएं तो कह लें कि मैंने शुरू किया था। पहले ज़रा थोड़ा सा घबराता था। मेरे ज़रा दोस्त है, बाप थे, कुछ रिश्तेदार होते हैं तो बंदा सोचता है कि भाई पोस्ट करें ना करें, वो क्या सोचेंगे। बट आई गेस जब मैंने उस चीज़ को ज़रा साइड पे रखा और मैंने पोस्टिंग शुरू की तो पीपल लव्ड इट एंड अल्हम्दुलिल्लाह हियर वी आर टुडे। माशाल्लाह। सो आप फैशन पे भी हम देख रहे हैं आपकी रील्स, लाइफस्टाइल पे आप रील्स देख रहे हैं, बट अदरवाइज भी आई मीन यू आर टचिंग एवरी सब्जेक्ट एक्चुअली। एक्चुअली थिंग इज कि मैंने ना कंटेंट बनाने से पहले ये सोचा था कि देयर शुड बी अ पर्पस बिहाइंड द कंटेंट। आप वैसे ही कुछ भी लगा दें कैमरे के खड़े होके
तो दैट वॉन्ट बी फेयर ना। सो मैंने हमेशा एक चीज़ सोची है कि ऑडियंस की नज़र से अगर आप देखें तो यू विल गेट टू नो अ लॉट बेटर कि आप क्या बना सकते हैं कंटेंट। सो या दैट वाज इट। फिर मैंने सोचा कि व्हाट कैन आई डू जो लोग महसूस भी करें और देखें भी, और फिर मैंने सोचा कि ज़रा डिफरेंटली whatever comes into my heart, जो दिल को लगी चीज़ natural आपने रखा है इसको। किस तरह का कंटेंट लोग पसंद करते हैं? नेचुरल कंटेंट जो ऑर्गेनिक कंटेंट है उसकी बात करें वो, या हम तो देख रहे होते हैं अब कंटेंट कैसा कैसा है, तो ग्लैमर दिखाया जा रहा होता है, प्लान किस्म का, और वो भी लोग पसंद तो कर ही रहे होते हैं, ऐसे तो बन रहा है कंटेंट। एक्चुअली थिंग इज मैं ये कहूँगा कि रिलेटेबिलिटी इज रियली इट मैटर्स अ लॉट, जिससे लोग अपने आप को रिलेट करें और वो एज एन अपने आप को आपकी जगह रख के सोचें कि हाँ मैं इसकी जगह अगर हूँ तो मैं कैसा फील करूँगा, कैन आई डू दैट एज वेल। सो रिलेटेबिलिटी बहुत मैटर करती है, इसीलिए आपने देखा होगा कि जो कैप्शंस वाली रील्स होती हैं तो उन पर शेयर्स बहुत ज़्यादा होते हैं, बिकॉज पीपल रिलेट टू इट, वो उसको रिलेट करते हैं और वो फिर आगे बेचते हैं अपने दोस्तों को, अपनी फैमिली में कि यार देखो ये हमारे साथ भी होता है ऐसे। सो या दैट मैटर्स अ लॉट। जो भी उस वक्त सिनेरियो या सिचुएशन चल रही होती है उस पर रील बनाना, उस पर कंटेंट क्रिएट करना बड़ा इंपॉर्टेंट है, जैसे हम पिछले 3 दिन से सिर्फ सोशल मीडिया पर खोता देख रहे हैं। हाँ बिल्कुल, अनफॉर्चुनेटली अब वो मेरे ख्याल से लाहौर से जरा इस्लामाबाद की साइड पे आ गए, लाहौर वालों की तरफ से लाहौर वालों को मौका मिल गया ना इस्लामाबाद टारगेट करने का। उनको मौका मिल गया। वैसे ज़ाती तौर पे मेरा ना लाहौर के साथ लव एंड हेट वाला रिलेशनशिप है। ओके, इस्लामाबाद लव है या हेट है? हाँ अनफॉर्चुनेटली हेट है थोड़ा सा। इस्लामाबाद इज लव, इस्लामाबाद लाहौर इज आल्सो लव, बट चलिए वो अपना एक पाकिस्तान इज लव, पूरा पाकिस्तान अपनी पसंद नापसंद नहीं, लेकिन चीजों जब आप कंपैरिजन में जाते तो होता है ना, आपको एक शहर ज्यादा पसंद होता है। हाँ असल में मैं तो कहता हूँ कि जगह वहाँ के लोगों से आपकी कैसी, उनके साथ दिल लगता है नहीं लगता, तो वो चीज़ बड़ी मैटर करती है। आप कहाँ पे ज्यादा कंफर्टेबल रिलेट? मैं तो अपने शहर झेलम में ज़्यादा कंफर्टेबल, बट या इस्लामाबाद इज अ ग्रेट सिटी एंड सो इज लाहौर, बिकॉज मेरे लिए ना इस थ्रू आउट दिस जर्नी आई हैव ऑलवेज emphasized on the culture and tradition of our Pakistan. और लाहौर में हमारे पास बहुत सी ऐसी जगह हैं, बादशाही मॉस्क एंड मैं लास्ट टाइम दिल्ली गेट किया था, तो इट वाज अ रियली नाइस एक्सपीरियंस वहाँ पे जाना और वो सारी पुरानी चीज़ें देखना, तो वो जो हमारा कल्चर और ट्रेडिशन है ना, इट्स ब्यूटीफुल। बड़े शहरों में कंटेंट क्रिएट करना मुश्किल होता है एज कम्पेयर टू छोटे शहर में। बात इस बुनियाद पे करूँ कि बड़े शहर में मुझे लगता है ये शायद ये दुरुस्त बात भी है, ज़्यादा लोगों का होना, ज़्यादा कंटेंट क्रिएटर्स का होना, उस माहौल का ज़्यादा सोशल मीडिया पे ऑलरेडी अवेलेबल होना। किसी और शहर में जहाँ पे आपको लगता है कि चूंकि यहाँ के कल्चर से मुताल्लिक, यहाँ के इन्वायरमेंट से मुताल्लिक, आर्किटेक्ट से मुताल्लिक बहुत कम लोग जानते हैं, वो उस तरह से नहीं है सोशल मीडिया पे, देयर इज मार्जिन जिसको आप ज़्यादा लेकर आ सकते हैं और ज़्यादा लोग देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल अब बादशाही मस्जिद अगर 100 रील्स हैं तो लोग फिर अब 101 बार नहीं देखेंगे, लेकिन झेलम की एक चीज़ जो कि बिल्कुल नई होगी वो लोग देखेंगे, वो ज़्यादा लोग देखेंगे। बिल्कुल, झेलम की आपने बात की, झेलम में हमारा ना रोहतास फोर्ट है। रोहतास फोर्ट, और मैंने वहाँ पे एक रील शूट की थी, ईद का तीसरा दिन था एंड दैट वेंट टू लाइक 1 मिलियन व्यूज उस पे आए थे ना। सो वैसे तो मैं आपकी इस बात का बताता हूँ कि अगर हम जगह के हिसाब से देखें तो ऑब्वियसली बड़े शहर में आपके पास कंपेरेटर्स ज़्यादा होते हैं, बिकॉज अब मेरे ख्याल से इस्लामाबाद में मेरे अपने फेलो क्रिएटर्स काफ़ी हैं, इस्लामाबाद बेस्ड हैं वो ज़्यादातर। झेलम में आई गेस 1-2 है, मतलब उस तरह कंटेंट क्रिएटर्स कम है, आपका मार्जिन ज्यादा है वहाँ पे। हाँ मार्जिन, मैं अब आपको मज़ीद चीज़ बताऊँ एक कि झेलम में मुझे इन द स्टार्टिंग उस तरह कोई जानता नहीं था, एंड इस्लामाबाद, लाहौर, इनफैक्ट कराची में मेरा सबसे ज़्यादा फ़ैन फॉलोइंग है। तो मैं कहूँगा कि इट्स ऑल अबाउट द एल्गोरिथम। यहाँ पे हमारा इंस्टा और टिकटॉक का एल्गोरिथम बड़ा काम करता है कि कहाँ पे आपका कंटेंट जो है वो कहाँ देखा जा रहा है, किस एज ब्रैकेट में, किस शहर में। फिर उस लिहाज से आप कंटेंट आपको क्रिएट भी करना चाहिए, तो वो भी उस लिहाज से अपलोड करना पड़ता है। तो आप टाइम तो आपने भी इसको पूरा समझा कि अच्छा जो मेरी टारगेट ऑडियंस है वो शायद कराचियाइट्स ज़्यादा है या बड़े शहर ज़्यादा है और इस एज ब्रैकेट के हैं और मुझे इस टाइम स्लॉट में ही अपलोड करना है, पूरा आप इसको फोकस करके फॉलो करते हैं? यस एग्जैक्टली, मैंने अपने कुछ टाइमिंग्स रखी हुई हैं, दैट इज़ लाइक द पीक टाइम फॉर पाकिस्तान, कि हम रात के वक्त काफ़ी फ्री होते हैं, हम स्क्रीन रोल कर रहे होते हैं, रील्स वगैरह स्क्रॉल करते हैं, तो मैंने अपना रखा था कि भाई मैं 8 बजे करीब एक रील लगाया करूँगा और एक कभी 4 बजे लगा दिया करूँगा। ठीक है, तो या दैट रियली डिड शो इट्स रिजल्ट्स। बाकी आपको बताऊँ अब शुरू में मेरी इंडिया में काफ़ी रील्स थी, अभी भी इट्स लाइक
40% 30% अभी इंडिया में है। चलिए आपकी तो चल रही है, वरना वो आप इतना हाँ, अभी जिक्र तक करें मैं ब्लॉक ब्लॉक हो जाएंगे आप भी। वो हालांकि मैंने थोड़ा सा insecurity उनके प्रोवोक अंदर किया था, फूट मैंने के उनको कहा भरी था है। कि मैं अभी तक ब्लॉक नहीं हुआ आपके, लेकिन हाँ, ये मैंने आपके रील यहाँ देखी block थी, I नहीं हुआ। remember that. हाँ, so yeah, it was ये है कि कंटेंट इज ऑल ओवर। Yes. आपका सिर्फ पाकिस्तान नहीं बल्कि मेरे अभी मुझे नेपाल से मैसेज आ रहे होते हैं, कुछ Okay. यूएसए, यूके, वो लोग जो काफी है जगह से पूरी आते दुनिया हैं। में आप पाकिस्तानी borders. भी सेटल्ड होते हाँ, हैं और बिल्कुल। फॉरेनर्स भी आपके कंटेंट को बाजू का बहुत ज्यादा पसंद भी कर रहे होते हैं। अच्छा सर, आपने बड़े कम टाइम में ग्रो किया, मैंने देखा लोगों को सालों लग जाते हैं कि एक अपने आप को रजिस्टर करवाना, एक रिकग्निशन मिलना, फॉलोइंग मिलना, क्योंकि अक्सर जब हम कंटेंट क्रिएटर से बात करते हैं, इन्फ्लुएंसर्स जितने आते हैं वो कहते हैं हमें 2 साल हो गए, 3 साल हो गए, बट आपने 6 से 7 महीने के अरसे में, और उसमें भी आपने बड़े कम टाइम में फेम हासिल किया। ऑनेस्टली मैं इसमें कहूँगा कि इज्जत और ज़िल्लत तो अल्लाह के हाथ में है, और मेहनत तो अपनी होती है इंसान की हमेशा, ऐसा ही है, बट कुछ चीज़ें होती हैं जो आपको अल्लाह की तरफ से मिल जाती हैं, बट इसमें कुछ चीज़ें हैं जिसको मैं ज़रूर कहूँगा कि आई हैव बीन रियली कंसिस्टेंट। कि आप यकीन करें कि दिसंबर के एंड से लेके अभी तक आई हैव नॉट मिस्ड अ सिंगल डे मैंने जिस दिन पोस्ट ना की हो। So yeah, consistency played a big role in it. और अगर रोज आपने एक पोस्ट करना है, that means कि रोज आपने एक कंटेंट क्रिएट करना है। बिल्कुल। There's a thought process involved, उसकी शूटिंग, उसकी एडिटिंग, and then उसको पोस्ट करना, तो it's a whole day process. मैं कहता हूँ कि उससे पहले ना मैं Airbnb का काम करता था कुछ। Okay. तो जब मैंने वो छोड़ा, I thought कि कंटेंट क्रिएशन है, it might be easy, but जब मैं इसमें पढ़ा तो मैं अब अपने घर वालों को कहता हूँ अम्मा जी, ये 9 to 5 जॉब से ज़्यादा मुश्किल काम है। यू हैव टू थिंक, मैं बल्कि परसों की बात है, सुबह 6:50 थे सुबह के, और मैं कंटेंट मेरे दिमाग में चल रहा था कि क्या मैं लिखूं। तो मैंने तकरीबन 20 आइडियाज कंटेंट के लिखे। सो आई गेस इट्स समथिंग नेचुरल इन मी, मेरे दिमाग में कंटेंट आते रहते हैं, सही आइडियाज आ रहे होते हैं, एंड आई एम मेरा ये कि मैं जाना चाहता हूँ शलवार कमीज़ वाला लड़का या शॉल वाला लड़का। तो मेरे लिए ना ट्रेडिशनल कल्चर जो सकाफत है ना पाकिस्तान की, वो शुरू से बड़ी पहले रही। अच्छा, और लोग बड़े अट्रैक्ट भी होते हैं। हाँ, चीज़ से वाकई बिल्कुल, मैंने एक और कंटेंट क्रिएटर में देख रही थी, वो छोटे से गांव में बैठ के अब मतलब, और सिर्फ वो एक वहाँ का कल्चर दिखा रही होती है, डेली व्लॉगिंग होती है एक तरह से, बड़ी खूबसूरती से कल्चर, खाने, रहन सहन वहाँ का, खेत दिखा रही हैं, और वो लोग इतना पसंद कर रहे हैं। वो शायद जैसे कि शहरों के लोग क्योंकि जा बहुत कम पा रहे होते हैं इन जगहों पे, सो वो जब ऐसा कंटेंट वो क्रेव कर रहे होते हैं, वो क्रेविंग जब उनको हो रही होती है तो वो जा के देख रहे होते हैं कि चले हम जा तो नहीं पा रहे वहाँ पे, लेकिन हम कम से कम उसको ऐसे ही देख लें। तो इस तरह से देखें, वाकई आपके आइडियाज, आपकी नीड्स डिफाइन होना, ये सारी चीज़ें बड़ी मैटर कर रही होती मैटर करती हैं। एक्चुअली अभी जो टाइम चल रहा है ना 2025 वाला, अभी हमारा काफ़ी ज़्यादा वेस्टर्नाइज हो गई चीज़ें। सो मैं सोचता था कि यार मैं अपना जो हमारा एक पाकिस्तानी ट्रेडिशन है उसे क्यों ना बीच में वापस लेके आए। वैसे मेरे अम्मा अब्बा ना मुझे शुरू से कहते हैं कि तुम्हारे अंदर ना किसी बुढ़े की रूह है, ये बचपन से मुझे कहते हैं। मैंने उनकी इस बात को ना काफ़ी दिल पे लिया, तो मैं अब हर चीज़ के अंदर ना मैं कहता हूँ कि 90s 80s के टच में दूँ उस चीज़ के अंदर, और इट्स समथिंग विद इन मैं बस कर देता हूँ। अभी मैंने कल पोस्ट की एक रील, इट वाज कम्प्लीटली बेस्ड ऑन द 90s एस्थेटिक्स, और 3 घंटे में इट वेंट टू लाइक 200-300 के व्यूज एज के हिसाब से। या श्योर। हाँ, मैं पुराने ज़माने का बंदा हूँ ज़रा। मैं अभी भी उन्हें एंडोर्स भी कर दिया ना समीन, आई लाइक इट। मैं अभी भी जगजीत के गाने सुनता हूँ, और मैं ज़रा हूँ थोड़ा सा मेरा ज़रा डिफरेंट मामला, मैं जेन ज़ी में ही हूँ। ओके, दिल से। सो या ये हमारा सवाल क्या चल रहा था पैसे, मैं भूल गया, आप जरा बताइए। ज़ोन आउट हम भी भूल गए, हम तीनों ज़ोन आउट हो गए लगता है। हम तीनों भूल गए सवाल क्या था। अगला सवाल कर लेते हैं आखिर में, जल्दी से हम अगर ये बता दें, वक्त हमारे पास बहुत मुख्तसर है, कि गोल्स क्या सेट किए हैं 2026 तक। क्या ये अचीव करना है कि मेरे इतने फॉलोअर्स होने चाहिए, या फिर और जिंदगी में अपने गोल्स? क्योंकि वरना केपी से आप अवार्ड ले चुके हैं, पीएम तक आप पहुंच चुके हैं, तो अब व्हाट्स नेक्स्ट? देखिए, मुझे अभी भी याद है कि मैं आज से कुछ साल पीछे चले जाए तो आई वाज अ बॉय विद जस्ट 200 फॉलोअर्स, और मेरा प्राइवेट अकाउंट हुआ करता था, ज़रा शर्माता भी था थोड़ा सा उस वक्त कुछ चीज़ें पोस्ट करने से, बट अल्हम्दुलिल्लाह हियर वी आर, आज हमारे 200 के हो गए इन अ वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, एंड इट्स मैं ये ज़रूर कहूँगा कि इट्स ऑल थैंक्स टू अल्लाह एंड माई पेरेंट्स, उनकी दुआएं, और मेरी ऑडियंस, उन लोगों ने मेरा जितना मुझे जो लेके आए आई गेस उन्हीं की ये सारी वो है काविश। बाकी आइड से कि मैं आगे अगर 2026 को देखूँ ना, तो मेरा ख्याल से 1 मिलियन
दूर नहीं इंशाल्लाह। सो इंशाल्लाह आई एम लुकिंग फॉरवर्ड कि हम वो कहते हैं ना स्काई इज द लिमिट। एब्सोल्युटली। सो आई एम गोना गो इंशाल्लाह। और इसमें इसके साथ साथ कभी अगर कोई मौका मिलता है, कोई ख्वाहिश है एक्टिंग, ड्रामे, फिल्म्स? ओह यस एब्सोल्युटली। ओके बिल्कुल। मुझे याद है कि मैं जब छोटा था ना तो मेरे सर मुझे ज़बरदस्ती ड्रामाज और उनके अंदर डाल देते थे। तो वो सारे जो थे ना टीचर्स बाद में कहती है तुम्हारी एक्टिंग बड़ी अच्छी है। ओके चलिए देखते हैं कि शायद वक्त की बात है, शायद आ जाएंगे ड्रामाज में। तो होपफुली मेरे वैसे कहाँ लेकर जाती है? कमेंट्स आते रहते हैं कि आप कब आएंगे ड्रामा में। वेरी सून। आप क्या कर वेरी सून? हाँ मैं कहता हूँ जल्द आऊंगा। आप इंशाल्लाह जो आपने सोचा है वो आप जरूर अचीव करें। इससे आगे जाएंगे। यंगस्टर्स पढ़ाई के साथ साथ अपने शौक भी पूरे कर रहे होते हैं, फिर उनको रिकग्निशन भी मिल रही होती है, तो हम तो अपने शो पे हम उसको जरूर जो है वो हाईलाइट भी कर रहे होते हैं, बिकॉज़ ये आपका प्लेटफॉर्म है। थैंक यू सो मच हसन, विश यू गुड लक। एक ब्रेक के जाने, स्टे विद अस। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू आवर शो रिवायतों की लज़्ज़त। वाओ जबरदस्त। आज आपके किचन में जो बन रहा है वो सब देसी होगा। गार्लिक राइस ओके और कस्टर्ड दाल आप डाल दिए, ठीक है। इसको थोड़ा सा अच्छी तरह मिक्स कर लेना है। इसी मसाले को आप बहुत जगह यूज कर सकते हैं। पालक पनीर डिफरेंट मेथड है इसका बनाने का। हम बॉईल करते हैं, बॉईल नहीं होगी स्टीम होगी इसके अंदर, उसके जो आयरन है वो भी इसके अंदर बरकरार रहेगा। ज़्यादातर खाना मैं बच्चों के हिसाब से बनाती हूँ कि बच्चे जो खाएंगे वो बड़े भी खा लेते हैं। हम आपके लिए लेकर आते हैं मजे मजे के खाने। अरे हो दरवाजे से पता चल जाती है कि जरूर कुछ अच्छा पक रहा है। हाँ, सिर्फ खाने नहीं बल्कि रिवायती खाने। लोबिया जो है वो बच्चों को कैसे खिलाई जाए, जैसे कबाब बना लिए। कबाब जो है वो ऐसी डिश है जो बच्चे हर फॉर्म में खा लेते हैं। लजीज खाना जो होता है उसकी खुशबू से ही पता चल जाता है कि कितना मजे का खाना वो होगा। आज हम बना रहे हैं फ्राइड मोमोज। स्टीम ज़्यादातर लोग पसंद करते हैं। खाना अच्छा नहीं पकाना आता तो आपका सारा काम बेकार हो जाता है। तो देखना मत भूलिएगा रिवायतों की लज़्ज़त, सिर्फ और सिर्फ पीटीवी होम पर। दुश्मन हमला करने के लिए तैयार है। इस वक्त सबकी हिफाजत करना मेरी अव्वलीन तरजीह है। उरुज और खिज़र की मौत इलियास के हाथों होगी। अगर उन्होंने शहबाज को हवाले ना किया तो फिर जंग शुरू हो जाएगी। मार दो इन सबको। अगर मेरे भाई को किसी किस्म का नुकसान पहुंचा तो किले को उनके सर पे ढा दूंगा। मैं सुल्तानत का पाशा हूँ। तो फिर मैं उस्मानियों से इत्तेहाद खत्म करता हूँ। शहबाज के फरार होते ही शाह सनम भी भागने की तैयारी कर रही है। हम उस गद्दार को जल्द पकड़ लेंगे। खत्म कर दो इन सबको सांसर। वेलकम बैक। राइजिंग पाकिस्तान में एक बार फिर कहते हैं खुश आमदीद। आज एक और मौजू है और वो है इमोशनल इंटेलिजेंस। ये किस तरह से हमारे तालीम में, हमारे करियर में, यानी हमारे प्रोफेशन में या हमारी ज़िंदगी में हमें मदद देता है, हमें आगे बढ़ने में सपोर्ट कर रहा होता है। तो इस मौजू पे आज हमें बात भी करनी है थोड़ा, ताकि समझा सकें और समझ सकें कि कितनी ज़रूरी है इमोशनल इंटेलिजेंस। कि अगर हम वाकई इमोशनल इंटेलिजेंट होंगे तो वाकई हमारे लिए अच्छा होगा। हमें ज्वाइन किया है एजुकेशन से मरियम ताहिर, अक्सर हमारे साथ मौजूद होती हैं और मुख्तलिफ मौज़ूआत पे हमसे गुफ्तगू कर रही होती हैं। उनको वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसी हैं आप? वालेकुम सलाम सबीर, आई होप यू गाइस आर फाइन।
थैंक यू सो मच मरियम फॉर जॉइनिंग अस टुडे। इमोशनल इंटेलिजेंस मैं चाहूँगी कि इस वक्त हमें यंगस्टर्स देख रहे हैं, हमारे बच्चे भी देख रहे हैं, कैसे आप इसको डिफाइन करेंगे आसान अल्फाज में? देखिए बच्चों के लिए आजकल इतनी ज़्यादा बढ़ गई है ना चीज़ें स्ट्रेस कॉज करने के लिए। उनके एकेडमिक्स हो गए, उनके सोशल मीडिया की प्रेजेंस की वजह से, उनके ऊपर सोसाइटल प्रेशर्स हैं, कोई कंपैरिजन होता रहता है, फलां का ये आगे तुम्हारा क्या है, ठीक है, ये सारी चीज़ें तो बहुत ज़्यादा है। अब आपने कई बच्चे देखे होंगे वेरी इंटेलिजेंट, IQ हाई है, वो टॉपर्स भी होते हैं अपनी क्लास में, ग्रेड्स भी अच्छे हैं, टॉप यूनिवर्सिटीज़ में पहुँच जाते हैं, जैसी प्रैक्टिकल लाइफ में आते हैं दे आर नॉट एबल टू कोप। प्रेशर में जैसे ही जाते हैं दे आर नॉट एबल टू कोप। वो सबके फेवरेट नहीं होते, वो ज़्यादा लाइकेबल नहीं होते। एक और बच्चा होता है जो शायद एवरेज परफॉर्म कर रहा है अपनी क्लास में, लेकिन वो सबका फेवरेट है, उससे हर कोई खुश है मिलके, हर कोई उसके साथ बैठना चाहता है। एक मैनेजर होता है जो ऑफिस आता है तो सब परेशान होते हैं, एब्सेंट होता है, सब कहते हैं अच्छा आज नहीं आए, चले नहीं आए, ओहो बड़ा अफसोस हुआ। तो ये जो इमोशनल इंटेलिजेंस और इंटेलिजेंट होने का डिफरेंस है, इसमें हमारे पास अच्छी बात ये है कि इमोशनल इंटेलिजेंस लर्न की जा सकती है, पॉजिटिव माइंडसेट बनाया जा सकता है एट एनी एज, एट एनी एज। ये इसमें कोई रीज़न ही नहीं है। अल्लाह ने हमें इतनी स्ट्रॉन्ग चीज़ दी है ना जो हमारा ब्रेन है, आप अपने आप को ट्रेन कर सकते हैं। सो ये ऐसी चीज़ नहीं है कि ये या तो है या नहीं है, ये आपके ऊपर है, आप कितना इसको लेते हैं। अब इसके लिए इमोशनल इंटेलिजेंस है क्या? अपने इमोशंस को समझना, जज्बात को समझना और उसको कंट्रोल करना उस हिसाब से, और दूसरों के जज्बात को समझना, उसको कंट्रोल करना। इसकी मैं दूसरी वाली चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हाँ, उसकी मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। अगर मैं फॉर इंस्टेंस मुझे लगता है कि ये अभी ना मेरा बेटा मुझसे पूछे जा रहा है, लेकिन मैं ओवरवर्कड हूँ इस वक्त, मेरे पास कोई बहुत ज़्यादा और स्ट्रेसफुल काम है, अगर मैं जवाब दिया ना तो मैं अचानक चीख पड़ूंगी शायद। ये मैं अपने इमोशंस को समझूंगी तो मैं कंट्रोल कर सकूंगी। मैं इजीली उसको कह सकती हूँ कि बेटे जस्ट आस्क मी आफ्टर 5 मिनट्स, मैं ये कर लूँ फिर बताती हूँ, फिर मेरा बिल्कुल और रिएक्शन होगा जो इस टाइम। या मुझे लगता है मेरी परफॉर्मेंस ना जब मैं सुबह उठ के काम करती हूँ बेहतर होती है, ड्यूरिंग द डे या लेट नाइट मुझसे, तो ये मैं अपने आप को समझ रही हूँ तो मैं अपने आप को मैनेज कर सकती हूँ। दूसरों के लिए एक एग्जाम्पल देती हूँ। आपको कोई आके कोई सड़ी सी बात सुना देता है और आप भी उसके साथ आगे बहुत उससे डबल सुना देते हैं उसको, बाद में कोई आपको कहता है कि आज एक्चुअली उनके ना घर में कोई डेथ हो गई थी, आप उसको उससे होते कि मुझे पहले बताना था, अगर मुझे पता होता तो मेरा रिएक्शन और होता। अब ये आप सोच लें कि आपको बताएगा कोई नहीं, ये आपने खुद अंडरस्टैंड करना है। ये है सोशल अवेयरनेस, अंडरस्टैंडिंग अदर पीपल्स इमोशंस एंड देन मैनेजिंग दिस। तो अगर कोई आपको कुछ कह रहा है ना तो आप उसके बारे में सोच लेंगे शायद आज इनका दिन अच्छा नहीं जा रहा, मार्जिन दें उनको थोड़ा सा बेनिफिट ऑफ डाउट दें। मैं अब सबसे कहती हूँ पहले बेनिफिट ऑफ डाउट दे दिया करें, अगले खुद अपने आप को बुरा प्रूव कर देते हैं विद द पैसेज ऑफ टाइम। मैं कह रही हूँ कि कभी कभार तो फाइन की एक चीज नजर आती है, पर डेली बेसिस पे अगर एक चीज एक दफा, 2 दफा, 3 दफा, वो मोमेंट वो है जो एक ही दफा ना दो दफा एक ही साम से डसा ना जाए, ठीक है? एक दफा हो गया, 2 दफा हो गया, तीसरी दफा आप वाइज नहीं है, जिम्मेदार हैं आप, उसको करने दे रहे हैं। ये लोग भी आपने आइडेंटिफाई करने जो हर दफा आपसे मिलते हैं आपकी एनर्जी ड्रेन करके चले जाते हैं। आप बड़े पॉजिटिव एंटर हुए, उन्होंने डिसाइड किया आज इनका मूड तबाह करना है। इनके लिए मैं आपको I was about to ask a tip दें ऐसे लोगों के लिए जो ये लोग आते हैं ग्रुप में आके बैठते हैं, खाने साथ खाते हैं लेकिन आपको ड्रेन करके चले जाते हैं। 2-3 टिप्स देती हूँ उसके लिए। पहली टिप तो ये जिसको मैंने अपने आप में ना लॉल स्ट्रेटजी का हुआ है, LOL मतलब लाफ आउट लाउड स्ट्रेटजी। किसी ने आपको बहुत अच्छी लगी, बहुत फारिग है आजकल, आप डिसाइड करें ना तारीफ करनी या बुरा फील कराना है कि ठीक है। सो आप उनको जवाब में सिर्फ निकल जाए, ठीक है। कुछ लोगों का गुजारा नहीं होता, वो ढीठ होते हैं, वो आपको फिर कहेंगे मैं आपसे क्या कह रही हूँ, तो आपने आगे से कहना छोड़े ना, ये बता आज नाश्ते में क्या किया, ठीक है। एक तो ये स्ट्रैटेजी अवॉइड करते जाए। दूसरी स्ट्रैटेजी ये है कि जब कोई कहे तो उस पर तरस खा लें कि बेचारे की शायद इंटेलेक्ट ही इतनी है, आपको बुरा नहीं लगेगा। इंसान के तरस खाना बड़ा आसान है, ठीक है। मैं अगर सोचूं ना ये मुझे बेचारों का मेंटल लेवल यही है, तो आपको थोड़ी तसल्ली हो जाती है, आप हंसी में टाल देते हैं। तीसरी स्ट्रैटेजी ये है कि जब आइडेंटिफाई हो जाए कि इस इंसान ने यही करना है तो अगली दफ़ा उन्हें अवॉइड करें जितना हो सके, उनके साथ इंटरेक्ट मिले, अच्छे से मिलें, स्मॉल टॉक करके निकल जाए, मौसम बड़ा अच्छा है, ये है वो है, ठीक है, बजाय स्ट्रेस। तो पॉइंट ये है कि आपने अपने आप को ड्रेन नहीं करना। पॉइंट ये है आपने इमोशनल इंटेलिजेंस का मतलब ये है कि आपने दूसरे के इमोशंस को अंडरस्टैंड करके उसको मैनेज करना है ताकि आपकी अपनी मेंटल हेल्थ इफेक्ट ना हो। ये चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है। और एक चीज और भी है उसमें, आप कई दफा ये होता है किसी का कोई हल नहीं होता दुनिया में, उसके बारे में आप सोच लें कि अगर ये इस दुनिया में एग्जिस्ट करता है ना तो मेरा जन्नत में जाने का चांस तो है कम से कम, ठीक है।
ये भी हो ताकि सकता है। जिंदगी को बहुत जहन्नुम बनाने की हाँ, बहुत लोग बिल्कुल। कोशिश करते हैं। अच्छा, दूसरा तो ये जहन्नुम कि- तो आपने दुनिया में ही देख ली होती है। तो दूसरा ये कि आपको इसके अंदर इमोशनली इंटेलिजेंट होने के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ रिक्वायर्ड है, वो है पॉजिटिव माइंडसेट। सही। एक होती है पॉजिटिव थिंकिंग, मैंने अभी अच्छा सोच लिया, कोई एक चीज़ हुई, मैंने कहा अच्छा चलो होता है। लेकिन फैज़ अहमद फैज़ साहब ने कहा है कि दिल ना उम्मीद तो नहीं, ना काम ही तो है, लंबी है गम की शाम मगर शाम ही तो है। अब उन्होंने किस चीज़ को इम्पोर्टेंस ज़्यादा दी है? मतलब ना उम्मीद, दिल ना उम्मीद तो नहीं, मतलब होप लूज होना ज़्यादा बड़ी बात है। उन्होंने कहा नाकाम ही तो है, फेलियर कोई मसला नहीं। हम बच्चों कहते हैं आई वांट यू टू डू वेल, ठीक है, आप ये नहीं कहते आई वांट यू टू बी वेल। इस पे थोड़ा फोकस रखें। इट्स ओके फेलियर को आइडेंटिफाई करें। देखिए एक पेशेंट तब सही हो जाता है जब वो मान लेता है कि वो बीमार है, वो मेडिसिन भी ले लेता है, वो ठीक भी हो जाता है। एक बंदा जब आइडेंटिफाई नहीं करे ना कि ये प्रॉब्लम है, ये होती है पॉजिटिव टॉक्सिसिटी, कि प्रॉब्लम है, आप डिनायल में है कि है ही नहीं, ये कौन सी पॉजिटिव, ये पॉजिटिविटी नहीं है, ये टॉक्सिक हो रहे हैं। प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करें, फिर उसका सोल्यूशन की तरफ जाएं। और पॉजिटिव माइंडसेट का मतलब है कि इसको आप एक प्रैक्टिस, एक हैबिट बना लें। अच्छा, कुछ लोग होते हैं जिनसे जब आप इमोशनली कनेक्ट करने की कोशिश करें, या लेट्स सपोज आप उनसे कोई भी बात डिस्कस करने की कोशिश कर रहे होते, तो उनकी तरफ से कि मुझे तो फ़र्क ही नहीं पड़ता, मेरी तो सारी थिंकिंग ब्लॉक हो गई है, मुझे तो इस चीज़ से अब मुझे कोई फीलिंग ही नहीं आती, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, मुझे तो कुछ भी। कई दफ़ा यही लोग जो होते हैं ना, उनको जब पता चलता है, ये लोग कहाँ पे जाके कहेंगे कि मुझे बुरा फील हो रहा है, जब वो आपको ट्रस्टवर्दी समझेंगे। वो आपको ट्रस्टवर्दी कब समझेंगे? जब आप उनको जज नहीं करेंगे कि ये इस तरह करे। एक तो वो हैबिचुअल वाले ना, वो अलग, वो तो बेचारे क्रॉनिक केसेस हैं, ठीक है, जो ये है ना जो टेम्परेरी अपसेट है। और एक डिप्रेशन है, वो भी एक असली चीज़ है, उसका मेडिसिन, आपको मेडिसिन चाहिए उसकी, वो और चीज़ है। लेकिन इसमें आप उनके साथ जब तक वो आपको ट्रस्ट नहीं करेंगे ना, वो ट्रस्ट किसको करते हैं? जो उनको इतनी स्पेस देता है कि वो जो मर्जी कहें, आपने जज नहीं करना, आपने इजीली कह देना है कि ये ऐसे हो सकता है। अब पॉजिटिविटी के अंदर मुझे एक बात मेरा सबसे गिला रहता है अक्सर, कि देखें जितनी देर एक ऑफिस का प्रेशर ले लें काम का, या एक स्टूडेंट का पढ़ाई का प्रेशर ले लें, एक होता है जो कहता जा रहा होता है कि मुझसे नहीं होगा, मुझसे नहीं होगा, मुझसे नहीं होगा। मुझे ये पूछना है सबसे कि ये कहने के बजाय यही एनर्जी अगर यूज़ हो रही ये कहने में, अल्लाह आसान कर दे, अल्लाह आसान कर दे, अल्लाह आसान कर दे। आप मुझे बताएं, एनर्जी तो सेम यूज़ हो रही है ना, मैं एक ही बात रिपीट किए जा रही हूँ, मेरा इसमें कोई फ़ायदा है? मैं नेगेटिव बात रीइंफोर्स किए जा रही हूँ अपने आप को। तो मेरा माइंड भी एग्जैक्टली, माइंड आपके कंट्रोल में, और हमेशा माइंड ओवर मैटर ही रहना है। जो आप सोच रहे वैसे ही होगा। तो आप सोचे अल्लाह आसान कर दे, तो आसान हो सकता है। तो इसमें पॉजिटिविटी या पॉजिटिव होने का ये मतलब नहीं कि मैं प्रॉब्लम से डिनाइल में आ जाऊँ। आई शुड अंडरस्टैंड एंड रियलाइज एंड एक्नॉलेज कि है प्रॉब्लम है, उसको सॉल्व करना है। और हर सेटबैक के बाद इमोशनली इंटेलिजेंट इंसान पॉजिटिविटी के बगैर नहीं चल सकता। पॉजिटिविटी कहाँ से आती है? पॉजिटिविटी का मेन कंपोनेंट है ग्रैटिट्यूड। मैं अगर जो एक अल्फा स्टेट ऑफ माइंड होती है, रात को सोते हुए उस टाइम पे आप रिलैक्स्ड या सन्नाटा होता है, आप अपने आप को कह सकते हैं कि मेरे पास मेरे सारे ऑर्गन सही काम कर रहे हैं, मेरे पास आंखें हैं, मेरे पास मैं चल सकती हूँ, मैं बात कर सकती हूँ, मेरे पास बच्चे हैं, मेरे पेरेंट्स हैं। मैं जितनी आप ब्लेसिंग्स काउंट करें ख़त्म नहीं होंगी। वो नॉर्मन विंसेंट पील हैं जिनकी बुक है पावर ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग। उन्होंने कहा है कि द मोर यू विल बी ग्रेटफुल फॉर, द मोर यू विल हैव टू बी ग्रेटफुल फॉर ऑल्सो। तो आप जितना ज़्यादा ग्रेटफुल होते हैं उतना आप ब्लेस्ड होते चले जाते हैं। तो ये ग्रेटफुल होने के साथ फिर पीस। अब पीस जो है ना, सबसे पहली चीज़ हम सीखते हैं सलाम करना किसी को। आप पे सलामती हो, पीस आप विश कर रहे हैं ना। देखें, पैसे के साथ भी हो सकता है पीस ना हो, हेल्थ के साथ भी हो सकता है पीस ना हो, हर तरह की लग्जरी के साथ शायद पीस ना हो, लेकिन अगर आप इफ़ यू हैव पीस दैट मीन्स बाकी सब सेट है। या यू आर ग्रेटफुल फॉर वट एवर यू हैव। हमेशा अपने से कम ब्लेस्ड वालों को अगर आप देख लें, आप हमेशा ही ब्लेस्ड फील करेंगे। अच्छा, और ये अपने बच्चों को ये चीज़ सिखानी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बच्चों को अक्सर हम देख रहे होते हैं, कोई चीज़ उनको दिला भी दी तो वो अक्सर ये बात कर रहे होते हैं, अगर वो होता तो बेहतर होता। हाँ, और अपने बच्चे को ये इमोशनल इंटेलिजेंस भी आप ही ने सिखानी है। उसको आपने कंपैरिजन में नहीं डालना, उसका ये आ गया है, उसके ये ग्रेड्स हैं, उसकी ये जॉब है, तुम क्या कर रहे हो। आप उसको उसकी स्ट्रेंथ्स पे फोकस करें, उसको कहें वो ग्रेटफुल, वरना वो भी अनग्रेटफुल होगा अपनी ब्लेसिंग्स के लिए। वो इंटेलिजेंट होगा फिर भी ग्रेटफुल नहीं होगा, उसमें ब्लेसिंग्स होंगी फिर भी नहीं होगा। तो और इसमें जो बच्चे हमें लगता है कि किसी सब्जेक्ट्स में वीक हैं, पढ़ाई में उस तरह से काम नहीं कर पा रहे, उनके लिए भी क्या ज़्यादा ज़रूरी है कि बजाय इसके हम ट्यूटर रखते हैं, बजाय इसके कि हम उन पर बस प्रेशराइज करें, इमोशनल इंटेलिजेंस पे काम करें, राइट?
आप उस पर काम करें, लेकिन उसको भी हम एक निगलेक्ट नहीं कर सकते। सकते। कुछ बच्चे को ज़रूरत होती है, कभी फॉर एग्जांपल आपको हेल्प नहीं मिल रही स्कूल में सफिशेंट, या टीचर हेल्प कर रहा है लेकिन बच्चे को एडिशनल हेल्प चाहिए, कभी एक दूसरे पर्सपेक्टिव से बात सुनता है, समझ आता है, दैट इज़ ऑल्सो नीडेड। लेकिन इमोशनल इंटेलिजेंस जो है ना, आपकी लाइफ की सक्सेस 80% कम्स डाउन टू कम्युनिकेशन स्किल्स। ये किधर से आ रहे हैं? इमोशनल इंटेलिजेंस होने से। तभी तो मैं आपसे बात करूँगी, आपको समझ आएगी। मेरी ना एक होती है शायरी, एक होती है सस्ती शायरी। मुझे सस्ती शायरी लिखने का बहुत शौक है, तो मेरा एक पॉजिटिव थिंकिंग पे सस्ते से 1-2 शेर है, प्लीज मैं आपको सुनाऊंगी। प्लीज हाँ, बहुत शेर याद करके आई है मरियम। ये तो उनके अपने हैं ना। हाँ, ये मेरे अपने, इसमें उर्दू इंग्लिश ये वो सब ठीक है, ठीक है, बट चलेगा। ओके, सुनाएगी। सो ये